डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल मनोरंजन और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से प्रयुक्त की गई हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ के हंगामे ने स्वाभाविक रूप से बिक्री कार्यालय में मौजूद अन्य मेहमानों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस समय भार्गव की हरकतों से हर कोई चकित और भ्रमित था। ये घर खरीदना है, पता को भी नहीं। इसने प्रॉपर्टी देखी तक नहीं, कीमत भी नहीं पूछी और सीधे खरीद लिया। यही विचार वहां मौजूद सभी के मन में चल रहा था। अरे महोदय, क्या आप वह 1501 नंबर का फ्लैट खरीदना चाहते हैं? अगर उसने जो फ्लैट देखा वह 1501 नंबर का था तो 1501 ही सही। वैसे इस अपार्टमेंट की बिक्री कीमत 140 मिलियन है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने उसे याद दिलाने की कोशिश की। ओह, कार्ड स्वाइप कीजिए। समझ गया महोदय। भार्गव को जिद करते देख सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तुरंत उत्साहित हो गया। हम बड़ा बनने का नाटक कर रहा है। ये 140 मिलियन है, 140 नहीं। देखते हैं कार्ड न चलने पर ये कैसे दिखावा करता है। भार्गव अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया। उसे लगा कि यह लड़का उससे मजाक कर रहा है। भला ऐसा घर कौन खरीदता है? उसे तो यकीन ही नहीं होता, चाहे उसे पीट पीट कर मार डाला जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव दौड़कर वापस आया और खुशी से भरे चेहरे के साथ सम्मानपूर्वक कार्ड लौटाते हुए बोला, श्रीमान भार्गव, कृपया अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मेरे साथ वीआईपी कक्ष में आइए। ठीक है। भार्गव ने लुओ दंपत्ति को नजरअंदाज किया और अपने दूसरे चाचा के परिवार को, जो सब हैरान थे, वीआईपी कक्ष में ले गया। ये कैसे मुमकिन है? श्रीमान भार्गव ने भार्गव और बाकी लोगों को जाते हुए खाली नजरों से देखा। अरे बाप रे, ये नौजवान तो वाकई अमीर है। उसने बिना देखे ही 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के लिए कार्ड स्वाइप कर दिया। अब इसे कहते हैं असली टाइकून। उस जोड़े को देखो, जब हम आए थे तब से वे यहीं थे, इधर उधर देख रहे थे और काफी देर से कमियां निकाल रहे थे और अभी तक कोई फैसला नहीं किया। हे, शायद वे सिर्फ देखने आए थे और घर खरीदने का उनका कोई इरादा नहीं था। ऐसा हो सकता है। मैंने देखा कि उनकी पत्नी तस्वीरें ले रही थीं। मुझे लगता है कि वे सिर्फ दिखावा करने के लिए तस्वीरें खींच रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सेल्स ऑफिस में मौजूद दूसरे ग्राहक आपस में बातें करने लगे। उनकी नजरों में लुओ दंपत्ति के लिए तिरस्कार और उपहास भरा था। अंत में दंपत्ति निराश होकर चुपके से निकल गए, क्योंकि वे और देर तक वहां नहीं रुक सकते थे। क्योंकि यह रहने के लिए तैयार यूनिट थी, इसलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के उसी दिन चाबियां सौंप दी गईं और संपत्ति का दस्तावेज सेल्स ऑफिस द्वारा तैयार किया गया, जिसे पूरा होने के बाद मालिक को सौंप दिया जाना था। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार खोला, दूसरे चाचा का परिवार अंदर की शानदार सजावट और सुविधाओं को देखकर दंग रह गया। अंदरूनी साज सज्जा उच्च स्तरीय ब्रांडों की निर्माण सामग्री से की गई थी और सभी उपकरण अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय ब्रांडों के थे। खास तौर पर मुख्य शयन कक्ष का बिस्तर इतना आरामदायक था कि उनका उठने का मन ही नहीं कर रहा था। लू जुई को ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में आ गई हो। वह घर में घूम रही थी, हर चीज को छू रही थी, इतनी खुश थी कि जाने का ख्याल ही नहीं आ रहा था। भार्गव, ये तो बहुत ही आलीशान है। क्या हमारे लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है? इसमें क्या ठीक नहीं है? आप मेरे दूसरे चाचा हैं। अगर मैं कहूँ कि यह ठीक है तो ठीक ही है। और आप और दूसरी चाची अभी जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। ये लीजिए 100,000 युआन का कार्ड, अभी इसका इस्तेमाल कीजिए। बाद में मैं आपके लिए कोई आसान काम ढूंढ लूंगा। ये जानते हुए कि उनके दूसरे चाचा और दूसरी चाची खाली नहीं बैठ सकते, भार्गव ने उनके भविष्य के सभी खर्चों का जिम्मा लेने की बात नहीं कही, क्योंकि इससे उनके बीच दूरियां पैदा हो सकती थीं। मेरी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है और मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, सिर्फ शारीरिक श्रम कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे नौकरी नहीं बदलनी चाहिए। लू जेंगयुआन ने विनम्रता से मना कर दिया। भार्गव का उपहार पहले से ही बहुत उदार था और लू जुएई को उनसे नई नौकरी ढूंढने के लिए कहने में शर्म आ रही थी। दूसरे चाचा, मेरी बात सुनिए। मेरी यहाँ 2 कंपनियां हैं। आप दोनों उन्हें देख लीजिए और तय कर लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। भाई, आपने मैजिक सिटी में भी कंपनियां खोली हैं। आप तो कमाल हैं। लू जुएई ने घर का कुछ चक्कर लगाने के बाद दौड़कर कहा, कोई बात नहीं, बस शियोंगफैन कैपिटल और तेंगलोंग गेम कंपनी। हाँ जुएई, तुमने फिल्म और टेलीविजन पोस्ट प्रोडक्शन की पढ़ाई की है ना? क्या तुम मेरी तेंगलोंग गेम कंपनी में काम करना चाहोगी? कभी कभी मैं घर पर नहीं होता और तुम कंपनी पर नजर रखने में मेरी मदद कर सकती हो। क्या तेंगलोंग गेम कंपनी आपकी है? भार्गव की बात सुनकर लू जुएई दंग रह गई। इससे पहले वह और उसके कई सहपाठी तेंगलोंग गेम कंपनी में काम करने का सपना देखते थे, लेकिन कंपनी के भर्ती के नियम सख्त थे और उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। अब ये सुनकर कि कंपनी वास्तव में उसके बड़े चचेरे भाई की है, वह बेहद उत्साहित हो गई। जी हाँ, यह मेरी है। क्या आप जाना चाहते हैं?
क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं, जब तक आप चाहें। भार्गव ने पुष्टि की। हाँ, मैंने हमेशा से तेंगलोंग में काम करने का सपना देखा है। धन्यवाद, भाई। इस प्रकार भार्गव ने देर नहीं की। उन्होंने तुरंत तेंगलोंग गेम कंपनी को फ़ोन किया और महाप्रबंधक वू जिकुवान से व्यक्तिगत रूप से लू जुएई के लिए वहां काम शुरू करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। बेशक, ये लू जुएई के स्वयं के अनुरोध के अनुसार भी था कि वह प्रवेश स्तर से शुरुआत करे। एक नौसिखिया के लिए, जिसने अभी अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, अगर उसे तुरंत वरिष्ठ पद दे दिया जाता तो वह इसे संभाल नहीं पाती। भार्गव ने कोई आपत्ति नहीं की। हर किसी को धैर्य और अनुभव की आवश्यकता होती है। इस समय लू जेंग्युआन हकलाते हुए बोला, शाओ चेन शियोनिकफैन कैपिटल आपकी कंपनी है? जी हाँ, भार्गव ने सिर हिलाया। तो चाचा जी आपको कुछ बताना चाहते हैं? लू जेंग्युआन ने फिर बताया कि कैसे उसके साथ धोखा हुआ था। ऐसा भी कुछ है? ये सुनकर भार्गव को गुस्सा आ गया। इस डूबुओ की हिम्मत कैसे हुई अपने ही रिश्तेदार को धोखा देने की? उसने तुरंत फोन उठाया और शियोनिकफैन कैपिटल के महाप्रबंधक चू जानपिंग का नंबर डायल किया। बॉस, आपके क्या निर्देश हैं? मेरे लिए पता लगाए कि क्या हमारी कंपनी में डूबुओ नाम का कोई कर्मचारी है। भार्गव ने सीधे सीधे कहा। समझ गया बॉस, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। दूसरी तरफ मौजूद चू जानपेंग ने मानव संसाधन विभाग को फ़ोन किया और कंपनी में डूबुओ नाम के किसी भी व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी। नतीजा यह निकला कि ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद ही नहीं था, लेकिन बाद में उन्हें शियोंगफैंग असेट से मिलते जुलते नाम से पंजीकृत एक छोटी कंपनी मिली जिसमें डूबुओ नाम का एक कर्मचारी था। दूसरे चाचा, वह व्यक्ति मिल गया है। वह मेरी कंपनी का नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कंपनी शियोंगफैंग कैपिटल के नाम का इस्तेमाल करके हर जगह लोगों को ठग रही थी। तो क्या पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद है? लू जेंग्युआन को शुरू में ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सुनकर कि भार्गव वास्तव में शियोंगफैंग कैपिटल के बॉस हैं, उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। बिल्कुल, अगर वह पैसे नहीं देता तो हम। लेकिन अब लगभग दोपहर हो गई है। खाना खाने के बाद मैं तुम्हें वहां ले जाकर पैसे मांगूंगा। ओह हाँ, खाने का समय हो गया। मैंने नाश्ता नहीं किया है और मुझे बहुत भूख लगी है। भाई, हम कहाँ चलें? लू जुई को खाने का बहुत शौक था। खाना खाने की बात सुनकर वह खुशी से उछलते हुए भार्गव के पास गई और उसका हाथ पकड़कर झुलाने लगी। चलो आसपास कोई जगह ढूंढते हैं। खाने के बाद पहले तुम्हारे पिताजी का काम निपटा लेते हैं। बाद में मैं तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगी। ठीक है। शियोनिकफैन कंसल्टिंग कंपनी। डूबुओ, तुमने इस महीने काफ़ी मुनाफा कमाया है। तुम्हें हमें दावत देनी होगी। झांगे, मैं तो बस किस्मत से कुछ बेवकूफ़ प्रवासी मजदूरों को ठगने में कामयाब हो गया। मैं तुम्हारी बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें दावत देना तो जरूरी है। दोनों एक दूसरे की तारीफ करने लगे। अगर कोई यह बातचीत सुन लेता तो वह चौंक जाता, क्योंकि यह किसी धोखाधड़ी वाली कंपनी की तरह लग रहा था। जी हाँ, ये कंपनी शियोनिकफैंग नाम का इस्तेमाल कर रही थी, ब्रांड का रूप धारण करके लोगों को निवेश करने के लिए धोखा दे रही थी और उससे मुनाफा कमा रही थी। लेकिन हर बार अपराध करने पर वे कोई सबूत नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उन्होंने धोखे की प्रक्रिया के दौरान ही एक आकस्मिक योजना तैयार कर रखी थी। इसका मतलब यह था कि अगर पीड़ित मुकदमा भी करते तो भी वे उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। धड़ाम, दफ्तर का दरवाजा जोर से खुला और दो लोग अंदर आए। तुम में से कौन डूबुओ है? नए लोगों को देखकर कमरे में मौजूद दोनों चौंक गए। ये डूबुओ है, लू जेंग्युआन ने उनमें से एक की ओर इशारा करते हुए कहा। आने वाले लोग भार्गव और लू जेंग्युआन थे। हे, तो ये हैं बूढ़े लू। पिछली बार का सबक काफ़ी नहीं था क्या? लू जेंग्युआन को पहचानते ही डूबुओ ने ताना मारा। डूबुओ की बात सुनकर लू जेंग्युआन का चेहरा असामान्य हो गया। जब वह पहले मजदूरों के साथ भुगतान मांगने गया था तो डूबुओ के बुलाए लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा था और वह अभी भी सदमे में था। कार्रवाई करो। भार्गव ने डूबुओ की ओर एक नज़र डाली और ठंडे स्वर में बोला। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, डूबुओ अभी भी स्तब्ध था। ये सोच रहा था कि भार्गव का कार्रवाई करने से क्या मतलब है। तभी काले कपड़ों में दो आदमी दरवाजे के बाहर से अंदर आ गए। उनमें से एक ने बिना कुछ कहे तुरंत कार्रवाई की। ये व्यक्ति वेलोन सिक्योरिटी कंपनी से भार्गव द्वारा नियुक्त किया गया पहला निजी अंगरक्षक था। उसने तुरंत डूबुओ को लात मारकर नीचे गिरा दिया और उसकी जमकर पिटाई की। आटिल्डर, तुम कौन हो? कमीने, लू जेंग्युआन, तू मौत को दावत दे रहा है। आटिल्डर, यह मुझे मार रहा है। आटिल्डर, मेरी मदद करो। भाई झांग टिल्डर, रुको, मारना बंद करो। आह। डूबुओ, जिसने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तब तक पिटता रहा जब तक कि उसे अपनी जान का डर सताने लगा। पिटाई शुरू होने पर वह घमंड से गालियां बक रहा था, लेकिन अंत में दया की भीख मांगने लगा। इस बीच पास में खड़ा भाई झांग हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उस पर काले कपड़ों वाले दूसरे आदमी नंबर 2 की कड़ी नजर थी। डूबुओ की बुरी तरह पिटाई देखकर भार्गव ने हाथ हिलाकर नंबर 1 को रुकने का इशारा किया।
उसने एक कुर्सी ली और उसके सामने बैठ गया। क्या तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? भार्गव ने डूबुओ की ओर देखते हुए पूछा। अगर तुमने शियोंगफैंग का विरोध करने की हिम्मत की तो हमारा बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेगा, डूबुओ हौंकते हुए चिल्लाया, हालांकि उसकी आंखों में अभी भी डर साफ दिख रहा था। शियोंगफैंग, ये तो मजाक है। ताली 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 टिल्डक। भार्गव ने 3 बार ताली बजाई और दरवाजे के बाहर एक और काला वस्त्रधारी प्रकट हुआ। ये अंगरक्षक नंबर 3 था। नंबर 3 एक व्यक्ति को उठाए हुए था। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये उसका बॉस संग गुइक्वान था। धड़ाम, काले वस्त्रधारी ने संग गुइक्वान को सीधे फेंक दिया और वो दर्द भरी चीख के साथ डूबुओ के पास जा गिरा। उसकी शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि उसे पहले ही सबक सिखाया गया था। बॉस, नए आने वाले को देखकर डूबुओ का दिल अजीब तरह से कांप उठा। उसका बॉस कानूनी और गैर कानूनी दोनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली था। उसकी कंपनी इतने लंबे समय तक शियोंगफैंग के नाम से बिना किसी परेशानी के चलती रही। इसका कारण ये था कि उसके बॉस के शियोंगफैंग के उपाध्यक्ष से गहरे संबंध थे। लेकिन अब उसके समर्थक को एक छोटे से मुर्गे की तरह फेंक दिया गया। तो तुम हो, क्या तुम्हें शियोंगफैंग कैपिटल को नाराज करने का डर नहीं है? मैं उपाध्यक्ष लियू जिगान का आदमी हूँ, शियोंगफैंग कैपिटल से। संग गुइक्वान भी सदमे और गुस्से से भरा हुआ कठोर स्वर में चिल्लाया। अभी कुछ देर पहले ही वह अपने कार्यालय में अपनी सचिव के साथ जीवन के सच्चे अर्थ पर चर्चा कर रहा था। अचानक कोई अंदर घुस आया, बिना कुछ कहे उसे बुरी तरह पीटा और घसीटकर यहाँ ले आया। यहाँ घसीटकर लाए जाने और पास में ही पिटे हुए डूबुओ और लू झेंग्युआन को देखने के बाद ही उसे कुछ समझ आया कि क्या हो रहा है। आखिर डूबुओ उसका गुर्गा था और वह लू झेंग्युआन से जुड़े मामले के बारे में स्वाभाविक रूप से जानता था। इसीलिए उसने तुरंत शियोंगफैंग कैपिटल का नाम लिया, क्योंकि मोदू में शियोंगफैंग कैपिटल एक बहुत बड़ी ताकत थी, एक ऐसी संस्था जो कानूनी और गैर कानूनी दोनों क्षेत्रों को नियंत्रित करती थी। लियू जिगान के साथ अपने संबंधों के कारण अतीत में उसकी हर समस्या आसानी से हल हो जाती थी। इसलिए बाद में उन्होंने और भी बेपरवाही से काम किया। हे लियू जिगांग, भार्गव ने फिर से ताली बजाई और दरवाजे के बाहर कई और लोग दिखाई दिए। उनमें से एक को देखकर संग गुइक्वान जम गया। क्या यह उसका प्रमुख समर्थक शियोंगफैंग कैपिटल का उपाध्यक्ष लियू जिगांग नहीं था? उसे भी कुछ देर पहले संग गुइक्वान की तरह ही एक काले कपड़े पहने आदमी ने उठा रखा था। उसकी शक्ल देखकर साफ लग रहा था कि उसे भी बुरी तरह पीटा गया था। लेकिन तीसरे व्यक्ति को देखकर संग गुइक्वान और भी चौंक गया। ये व्यक्ति शियोंगफैंग कैपिटल का मुखिया चू जानपेंग था। संग गुइक्वान को सौभाग्य से उसे पहले 2 बार दूर से देखने का मौका मिला था। उनके लिए ये व्यक्ति एक किंवदंती के समान था। चू जानपेंग का धनवान बनना सचमुच एक मिथक के समान था। यही कारण था कि वैधानिक और अवैध दोनों क्षेत्रों के लोग उनका सम्मान करते थे। अगला दृश्य देखकर वे पूरी तरह से चकित रह गए। मालिक, आपको ये तमाशा दिखाने के लिए मुझे वास्तव में खेद है। सुन गुकुवान की नज़रों में ऊंचे पौराणिक व्यक्तित्व वाले चू जानपेंग वास्तव में झुककर अपने सामने खड़े युवक को मालिक कह रहे थे। उस क्षण उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उन्हें एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। भार्गव ने सिर हिलाया और फिर से डूबुओ की ओर देखा। क्या अब तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है? पहुंचने से पहले चू जानपेंग ने पूरी स्थिति की गहन जांच की और भार्गव को सूचित किया। इसलिए भार्गव ने अपने चौथे अंगरक्षक को सीधे शियोंगफैंग कैपिटल भेजा और लियू जिगान को वापस लाने को कहा। इस बीच वह अपने बाकी 3 अंगरक्षकों और अपने दूसरे चाचा को पहले यहाँ ले आया। मुझे पता है मैंने गलती की। मुझे बूढ़े लू की मेहनत की कमाई हड़पनी नहीं चाहिए थी। इस समय डूबुओ इतना घमंड कैसे कर सकता था? तो फिर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डूबुओ ने तुरंत अपने बगल में बैठे संग गुइक्वान की ओर देखा। ये देखकर संग गुइक्वान को लगा कि वह उसे 2 थप्पड़ मार दे। वह आमतौर पर इतना होशियार होता था, तो अब इतना मूर्ख क्यों हो रहा था? इसलिए उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, पैसे वापस करो, हम वापस कर देंगे। हम न केवल पैसे वापस करेंगे बल्कि बूढ़े लू को मानसिक पीड़ा की भरपाई भी करेंगे। हाँ हाँ हाँ, हम भरपाई करेंगे, हम भरपाई करेंगे। डूबुओ ने भी सहमति में बार बार सिर हिलाया। तो फिर भुगतान करो। संग गुइक्वान झट से उठा, दफ्तर की ओर भागा, तिजोरी खोली, एक बक्सा उठाया और देर होने के डर से जल्दी से वापस आ गया। लियू जिगांग भी पकड़ा जा चुका था और चू जानपेंग भी मौजूद था। अब भागने की हिम्मत उसमें 100 गुना भी नहीं थी। उसने आज्ञाकारी होकर बक्सा मेज पर रखा और खोला। इसमें 10 लाख हैं, सब श्री भार्गव के लिए। ये कहते हुए उसने बक्सा लू झेंग्युआन की ओर बढ़ा दिया। लू झेंग्युआन थोड़ा घबरा गया, उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ले लीजिए दूसरे चाचा। भार्गव के इशारे पर ही लू झेंग्युआन ने शर्माते हुए बक्सा लिया। इस समय भार्गव ने चू जानपेंग की ओर देखा और फिर बोला, लियू जिगान को निकाल दो। मैं इस आदमी की कंपनी को शियोंगफैंग के नाम से चलते हुए नहीं देखना चाहता। बस जी मालिक।
चू झानपेंग ने आदरपूर्वक आदेश स्वीकार किया। भार्गव की बातें सुनकर लियू जिगांग और संग गुइक्वान ने सचमुच राहत की सांस ली। हालांकि एक को नौकरी से निकाल दिया गया था और दूसरे की कंपनी तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी निराशा के अलावा उन्हें ज्यादातर राहत महसूस हुई। वरना चू झानपेंग के तौर तरीकों को देखते हुए इन दोनों के लिए परिणाम कहीं ज्यादा भयानक होते। आखिर चू झानपेंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों दुनियाओं में खौफ और सम्मान का पात्र कैसे बन पाता? ओह ठीक है। भार्गव, जो दरवाजे तक पहुंच चुका था, अचानक रुक गया और डूबुओ की तरफ मुड़कर देखा। उस एक नज़र ने डूबुओ को इतना डरा दिया कि वह लगभग पेशाब करने ही वाला था। तुमने पहले मेरे दूसरे चाचा का पैर तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा। मुझे पता है मुझे क्या करना है। इससे पहले कि भार्गव अपनी बात पूरी कर पाता, डूबुओ तुरंत उछल पड़ी। उसने पास पड़ी कुर्सी का एक पैर पकड़ा, दांत पीसकर उसे अपने दाहिने पैर पर जोर से मारा। क्रैक टिल्डर, आह! हड्डी टूटने की आवाज़ और उसकी दर्द भरी चीख एक साथ गूंज उठी। श्रीमान भार्गव, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? डूबुओ ने असहनीय दर्द के बावजूद बोलने की कोशिश की। तमीज़ से पेश आओ, भार्गव ने ये कहकर जाने के लिए मुड़ गया। तुम सब ने बॉस की बात सुनी ना। किस्मत को अच्छा मत समझो और बदला लेने के बारे में मत सोचो, वरना। चू झानपेंग ने इस समय कहा। हम हिम्मत नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे। तीनों ने लगभग एक साथ कहा। हम्फ! एक ठंडी सी आवाज़ के साथ चू झानपेंग भी चला गया। तभी तीनों जमीन पर बैठ गए, कड़वी मुस्कान लिए और किसी आपदा से बच जाने की राहत महसूस कर रहे थे। भार्गव का चेहरा उन तीनों पुरुषों की यादों में हमेशा के लिए बस गया था और उन सभी ने प्रार्थना की कि उन्हें फिर कभी इस हत्यारे देवता का सामना न करना पड़े। अपने दूसरे चाचा की सबसे बड़ी चिंता दूर करने के बाद भार्गव ने देखा कि लू झेंग्युआन काफी शांत था और उसके चेहरे पर एक लंबे समय से गुम हुई मुस्कान लौट आई थी। भार्गव भी थोड़ा भावुक हो गया और अपने गृहनगर लौटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने लगा। अपने दूसरे चाचा को घर छोड़ने के बाद भार्गव लू जुएई को कुछ सामान खरीदने के लिए मॉल ले गया। भाई, तुम्हारी पोर्श 911 कितनी खूबसूरत है। तुमने इसे कब खरीदा? ओह, चू झानपेंग ने मुझे ये दी थी। ये घूमने फिरने के लिए एकदम सही है। भाई, क्या शियोंगफैंग कैपिटल सच में तुम्हारी है? क्या यह नकली है? लेकिन तुम्हें बस इतना जानना है, मम्मी पापा को मत बताना। भार्गव ने हिदायत दी। मैं समझ गई, आप चाचा चाची को सरप्राइज देना चाहते थे, है ना? हाँ, लेकिन जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गई। भाई, तुम सच में कमाल हो। ये कहते हुए भी लड़की पोर्श 911 को निहार रही थी। ये स्पष्ट था कि उसे कार बहुत पसंद आई थी। क्या तुम्हें ये पसंद है? मेरे एक सहपाठी ने ये कार खरीदी थी और मुझे तब इसमें घुमाया था। मुझे ये बहुत पसंद आई थी। तो ये कार तुम्हारी है? क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ही। लाइसेंस होने के बावजूद गाड़ी न चलाना बेकार है क्या? ये बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरी मौजूदा तनख्वाह से मैं इसे चला तो सकता हूँ, लेकिन इसका रखरखाव नहीं कर सकता। पेट्रोल का पैसा तुम खुद कमा लो। रखरखाव और बीमा की चिंता मत करो। मैं ओल्ड चू को निर्देश दे दूंगा, वह सब संभाल लेंगे। जब वार्षिक निरीक्षण और रखरखाव का समय आएगा तो तुम्हें बस कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कार को निर्धारित स्थान पर ले जाना होगा। साथ ही अपने परिवार के बिजली पानी और संपत्ति के बिलों की भी चिंता मत करो, ओल्ड चू सब कुछ कंपनी के खाते से चुका देंगे। भार्गव मुस्कुराए और कहा कि जब उन्होंने अपने दूसरे चाचा के परिवार की मदद करने का फैसला कर लिया है तो वह इसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। क्या पैसा कमाना ही उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है ताकि उसका परिवार सुखमय जीवन जी सके? भाई, क्या इसे मेरा ख्याल रखना माना जाएगा? पफ टिल्डर, लू जुएई की अचानक टिप्पणी से भार्गव चौंक गया और लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाकर उसने गाड़ी को संभाला। अरे बदमाश, क्या सोच रहे हो? हे, लू जुएई ने जीभ बाहर निकाली, शरारती मुस्कान के साथ। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थीं। याओहान, दानव राजधानी का पहला डिपार्टमेंट स्टोर। यहाँ आने का कारण ये भी था कि कल रात उसने जिस एक युआन की वस्तु को झटपट नष्ट कर दिया था वह इसी जगह से थी। इसलिए वह आज लू जुएई को यहाँ घूमने और परिवार के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए लाया था। कहने की जरूरत नहीं है, याओहान में सभी सामान चकाचौंध करने वाले थे और सजावट भव्य और आलीशान थी। पूरे रास्ते खरीदारी करने से छोटी बच्ची बेहद खुश हो गई। बच्ची के शब्दों में आखिरकार उसकी खरीदारी की ललक शांत हो गई। वाकई, भार्गव सभी आकार के थैलों को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सच में, हर महिला के अंदर एक छिपी हुई खरीदारी की ललक होती है। खरीदारी शुरू करते ही ऐसा लगा जैसे उसे असीमित ऊर्जा मिल गई हो, जिससे भार्गव अवाक रह गया। हमने रोजमर्रा की जरूरत की सारी चीजें खरीद ली हैं, भाई। क्या अब हमें वापस जाना चाहिए? जल्दी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने जा रहा हूँ। जरूरत नहीं है ना? मैंने अभी हाल ही में 2 कपड़े खरीदे हैं, वे काफ़ी हैं।
वे आज यहाँ रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर पहले ही बहुत खर्च कर चुके थे। सारा भुगतान भार्गव ने किया था और उसे अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी प्यारी छोटी बहन हो। अब जब तुम्हारा भाई अमीर हो गया है तो मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव कैसे कर सकता हूँ? वैसे भी बाद में तुम्हारा एक काम है, अपने माता पिता के लिए भी कुछ कपड़े चुनो। तुम्हें उनके साइज तो पता ही है ना। भार्गव ने उसकी बात अनसुनी कर दी, अपनी बात खत्म की और सीधे उसे ब्रांडेड कपड़ों की दुकान की ओर खींच ले गया। जैसे ही लू जुएई को खींचा गया, उसकी आंखों में भावनाएं साफ झलक रही थीं। भाई, अगर तुम मेरे चचेरे भाई न होते तो मैं तुमसे ही शादी कर लेती। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुम ऐसी बकवास बातें सोचना बंद कर सकती हो? लड़की को फिर से ऐसी बातें कहते सुनकर भार्गव ने सीधे उसके माथे पर थपथपाया। स्वागत है। ओह, क्या ये लू जुएई नहीं है, हमारी गरीब कैंपस की सुंदरी? तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? अब तो तुम शनेल से भी खरीदारी कर रही हो। शनेल बुटीक के प्रवेश द्वार पर मौजूद सेल्स एसोसिएट के बोलने से पहले ही अंदर से एक तीखी और व्यंग्यात्मक आवाज आई। इससे दुकान में मौजूद सभी लोग लू जुएई और भार्गव की ओर तिरछी नजरों से देखने लगे और भार्गव की भौहें तन गईं। गे लिली, क्या मुझे यहाँ खरीदारी करने की अनुमति नहीं है? ये सुनकर लू जुएई का गुस्सा भड़क उठा। उसकी कॉलेज की सहपाठी गे लिली उससे नाराज थी क्योंकि जिसे वह पसंद करती थी उसने लू जुएई को अपना बना लिया था और इसलिए वह हर जगह उसे निशाना बनाती थी। उस समय उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जबकि गे लिली का परिवार एक अच्छी खासी कंपनी चलाता था जिससे वह दूसरी पीढ़ी की अमीर संतान थी। इसलिए वह ज्यादातर समय अपना गुस्सा अंदर ही दबाकर रखती थी और परेशानी से बचने की कोशिश करती थी। उसे स्नातक होने के बाद ही शांति मिली। आज अचानक उसकी मुलाकात गे लिली से यहाँ हो गई। लू जुएई को और भी ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि गे लिली के बगल में बड़े छोटे बैग लिए खड़ा आदमी वही था जिसे गे लिली पाने में नाकाम रही थी, लेकिन जिसने लू जुएई से अपने प्यार का इजहार किया था। लू जुएई की आश्चर्यचकित और संशय भरी निगाहों को देखकर गे लिली को अपने दिल में बहुत संतोष महसूस हुआ। क्या तुम उसे पहचानती नहीं? ओह, मैं लगभग भूल ही गई थी, तुम दोनों का ब्रेकअप कुछ समय पहले ही हुआ था। अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। गे लिली लगभग भड़कती हुई लू जुएई को मजे से देख रही थी। उसकी आंखों में जीत की खुशी झलक रही थी। चेन हाओ, तुमने सिर्फ उसके लिए मुझसे ब्रेकअप कर लिया? लू जुएई आखिरकार भड़क उठी। चेन हाओ थोड़ा टालमटोल करता हुआ एक तरफ खड़ा था, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हालांकि शुरुआत में दोनों के बीच कोई शारीरिक संबंध नहीं बना था, लेकिन उन्होंने हमेशा प्यार करने की कसम खाई थी और एक खूबसूरत भविष्य बनाने के लिए साथ मिलकर मेहनत करने का फैसला किया था। लेकिन कुछ समय पहले ही चेन हाओ ने अचानक आकर ब्रेकअप की घोषणा कर दी, जिससे लू जुएई का दिल काफी समय तक टूटा रहा। मौजूदा हालात को देखते हुए चेन हाओ का ब्रेकअप जरूर गे लिली से जुड़ा हुआ था। आखिरकार तथाकथित प्यार भ्रष्ट पैसे से हार गया। लू जुएई को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। क्या हुआ? तुम मेरा खाना खाते हो, मेरे कपड़े पहनते हो और अपने पुराने प्यार को देखकर नमस्ते तक नहीं कहते। चेन हाओ को चुप देखकर गे लिली उसे आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने स्कूल के दिनों में चेन हाओ को पाने के लिए बहुत कोशिशें की थीं, लेकिन अंत में उसने लू जुएई को ही चुना। इससे उसे बहुत अपमान महसूस हुआ, इसलिए लू जुएई को लगातार निशाना बनाने के साथ साथ वह चेन हाओ को बहलाने के लिए मीठी मीठी बातें भी करती रही। स्कूल के दिनों में सभी ने मासूमियत का भाव बनाए रखा, शायद एक दूसरे के प्रति उस पवित्र प्रेम को बचाए रखने के लिए। लेकिन समाज में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। जीवन की ज़रूरतें सामने आईं और लोगों को पता चला कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। गे लिली के लगातार जाल में फंसाने और लुभाने के प्रयासों के आगे झुककर चेन हाओ आखिरकार हार मान गया और वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। हालांकि अब गे लिली की भावनाएं उसके लिए वह प्यार नहीं थी जो कभी थी, ये केवल बदला था। इसलिए चेन हाओ के लिए उसके पीछे पीछे चलना आसान नहीं था। वह एक नौकर की तरह उसके आदेश पर आता जाता था। इस बार लू जुएई से मुलाकात होने पर स्वाभाविक रूप से उसे अपनी बड़ाई और घमंड दिखाना था। चलें। लू जुएई इस समय बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने भार्गव से कहा, ओह, क्या तुमने किसी और सुंदर लड़के को पटा लिया? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। तुमने स्कूल में चेन हाओ को पटाया और ब्रेकअप के तुरंत बाद तुमने किसी और को पटा लिया। लेकिन इस बार तुम्हारा स्वाद बेहतर है, कम से कम वह चेन हाओ से ज्यादा ताकतवर तो दिखता है। लू जुएई उन्हें नजरअंदाज करके जाना चाहती थी, लेकिन किसी ने जानबूझकर उसे चैन से नहीं रहने दिया। गे लिली के शब्द जानबूझकर चोट पहुंचाने वाले थे। थप्पड़ टिल्ड थप्पड़ की आवाज आई और गे लिली ने अपने सामने खड़े आदमी को सदमे और गुस्से से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुंह खोलते ही गंदी बातें उगलने लगती हो। अगर तुम्हें नहीं मारूं तो किसे मारूं? क्या मेरी बहन कोई ऐसी है जिसे तुम धमका सकती हो? भार्गव ने गे लिली को घृणा से देखते हुए डांटा। इसी बीच लू जुएई ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि उसे भार्गव के अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी।
रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। गेलिली गुस्से से आग बबूला हो रही थी। बचपन के बाद ये पहली बार था जब उसे थप्पड़ पड़ा था, वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने झटपट एक नंबर डायल किया। मुझे मारा गया, जल्दी से सुरक्षाकर्मियों को शनेल बुटीक भेजो। लुजुई, आज तुम दोनों का काम तमाम। भाई, जल्दी चलो, गेलिली के पिता यहाँ उपाध्यक्ष हैं। समझदार आदमी तब नहीं लड़ता जब हालात उसके खिलाफ हों। इस समय लुजुई ने घबराकर भार्गव का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले जाने की कोशिश की। अभी जाना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। चेन हाओ, इन्हें रोको। गेलिली झुंझलाहट में चिल्लाई और चेन हाओ आज्ञाकारी होकर शनेल बुटीक के प्रवेश द्वार पर जाकर उनके रास्ते में खड़ा हो गया। तुम हट जाओ, अपने पूर्व प्रेमी को इस तरह व्यवहार करते देख लुजुई गुस्से में चिल्लाई। जुएई, मेरे लिए मुश्किलें मत खड़ी करो, चेन हाओ ने धीमी आवाज में कहा, उनके पुराने रिश्ते के बावजूद उसकी कोई परवाह नहीं दिखाई। तुम्हें पसंद करने के लिए मैं पहले अंधा था। कहते हैं पहला प्यार अविस्मरणीय होता है, लेकिन इस समय लुजुई ने उससे पूरी तरह उम्मीद छोड़ दी थी। भार्गव ठंडी निगाहों से सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उनमें एक ठंडी चमक दिखाई दे रही थी। दादा दा टिल्डर याओहान के उपाध्यक्ष गेलिली के पिता गेमिंगताओ के नेतृत्व में दरवाजे के बाहर से लोगों का एक समूह अंदर आ गया। अपनी प्यारी बेटी के साथ हो रही बदसलूकी की खबर मिलते ही, और वो भी उनके अपने इलाके में, गेमिंगताओ तुरंत सुरक्षाकर्मियों के साथ नीचे पहुंचे। सब हट जाओ, मेरी बेटी। गेमिंगताओ की बेटी को परेशान करने की हिम्मत किसने की? गेमिंगताओ ने भीड़ को धक्का देते हुए शनेल बुटीक में घुसते हुए रौब जमाया और अकड़कर चिल्लाने लगे। पिताजी, वो टिल्डर, मैं बहुत दुखी हूँ। इन दोनों बदमाशों ने मुझे मारा। देखिए, मार से मेरा चेहरा सूज गया है। अपने पिता को आते देख गेलिली तुरंत उनके पास जाकर खुद को पीड़ित दिखाने लगी। तुम बदमाशो, मेरी बेटी गेमिंगताओ की बेटी को मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे लगता है तुम जीना नहीं चाहोगे। चेयरमैन, गेमिंगताओ ने अपनी बेटी के चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान देखे और तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया, अपना सिर घुमाकर गालियों की बौछार करने लगा। लेकिन जब उसने भार्गव को हाथ बांधे ठंडी निगाहों से घूरते देखा तो वह तुरंत गाली देना बंद कर दिया, मानो बिजली का झटका लगा हो। कांपते हुए और हैरानी से चिल्ला उठा, तुम कैसे हो? तुमने हमें अपने आने की सूचना क्यों नहीं दी? गेमिंगताओ ने खुद को फिर से बोलने के लिए मजबूर किया। इस समय वह मन ही मन कोस रहा था। धिक्कार है, इस बिगड़ेल बेटी को नए नियुक्त अध्यक्ष को उकसाना ही था। अब तो उसका काम तमाम होने वाला था। अगर उसने पहले दस्तावेजों में भार्गव की तस्वीर न देखी होती, तो अगर उसने उस पर हाथ भी उठाया होता तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाता। आज सुबह ही उसे खबर मिली थी कि याओहान का मालिकाना हक बदल गया है, और यह जानकारी देखकर वह और भी हैरान हो गया। बिकॉज भार्गव वह बहुत छोटी थी, और बाद में दी गई संबंधित जानकारी को पढ़ते पढ़ते वह आश्चर्य से दंग रह गई। कई कॉर्पोरेट अध्यक्षों के नाम थे, जिनमें से प्रत्येक याओहान की ताकत से कम नहीं था, खासकर शियोंगफैंग कैपिटल और तेंगलोंग गेम कंपनी। उसने शायद कुछ अन्य उद्योगों के बारे में सुना भी न हो, लेकिन वह इन 2 स्थानीय कंपनियों की ताकत को बखूबी जानती थी। क्या तुम मुझे पहचानते हो? भार्गव ने गहरी आवाज में उसकी ओर देखते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारी जानकारी आज हमारे प्रबंधन को भेज दी गई है। ओह, भार्गव ने सिर हिलाया। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? उसे मारो। उसने मुझे मारा। आप? थप्पड़ टिल्डर। गेमिंगताओ ने अपनी बेटी के बोलने का समय पूरा होने से पहले ही अपना हाथ घुमाया और एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे गेलिली के चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान पड़ गए। पिताजी, क्या आप पागल हैं? आप मुझे क्यों मार रहे हैं? गेलिली थप्पड़ से स्तब्ध रह गई और चिल्ला उठी। अभी भी रोने की हिम्मत है? जरूर तू ही है, तू दुष्ट औलाद, जिसने यहाँ गड़बड़ की, जिसकी वजह से चेयरमैन को कार्रवाई करनी पड़ी। बढ़िया पिटाई, तू में बस अनुशासन की कमी है। चेयरमैन, वो तो बस मेरे बेचारे सहपाठी का भाई है, एक घटिया इंसान। गेलिली को कभी यकीन नहीं हुआ कि लुजुई का भाई याओहान का चेयरमैन हो सकता है। उसके पिता से जरूर कोई गलती हुई होगी। घटिया इंसान? तुम घटिया इंसान हो, मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। ये देखकर कि उसकी बेटी को अभी भी स्थिति समझ नहीं आई है, गेमिंगताओ का मन किया कि वो उसका गला घोंट दे। उसकी बेटी इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? उसे उसी समय दीवार पर गोली मार देनी चाहिए थी। ये सोचते हुए उसने अपनी बेटी को इधर उधर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। उसे मारना ही था। भार्गव उसे घूर रहा था। अगर वह इस परीक्षा में पास नहीं हुआ तो उसका तो काम तमाम हो जाएगा। और इस तरह शनेल स्टोर के अंदर लगातार थप्पड़ों की आवाजें और गेलिली की दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। जब तक गेलिली को इतने थप्पड़ नहीं पड़े कि उसका चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया, तब तक भार्गव की आवाज नहीं आई। बस करो, आगे से अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, अपने ऊपर मुसीबत मत बुलाओ। और तुम्हारी बेटी को बॉयफ्रेंड चुनने का तरीका बिल्कुल अंधा है।
इतना कहकर उन्होंने सदमे में डूबी लू जुएई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम संतुष्ट हो? अगर हाँ तो चलो। अरे ओह, तो चलो। इस समय तक लू जुएई को पूरी तरह समझ नहीं आया था कि क्या हुआ था। उसका चचेरा भाई याओहान का चेयरमैन कैसे बन गया? पहले घमंडी गे मिंगताओ अब गिड़गिड़ा रहा था। भार्गव के आरोप से बचने के लिए उसने अपनी प्यारी बेटी को गुस्से में थप्पड़ मार दिए। घटनाक्रम का यह अचानक मोड़ उसके लिए इतना चौंकाने वाला था कि वह लंबे समय तक शांत नहीं हो पाए। उसी समय वह अपने चचेरे भाई की अद्भुतता पर आश्चर्यचकित थी। अभी अभी उसे कितना सुकून मिला था। इस तरह पिछली सारी अप्रियता दूर हो गई और वह भार्गव के साथ उछलते कूदते हुए खरीदारी करने लगी। इसी बीच शनिल बुटीक में, तुम निकल जाओ, मुझे अपनी बेटी के साथ दोबारा मत देखना वरना हर बार तुम्हारी पिटाई करूंगा। गे मिंगताओ ने चेन हाओ पर सीधे चिल्लाया। बाल बाल बचे गे मिंगताओ शुक्रगुजार थे कि उन्होंने समय रहते अपनी वफादारी दिखाई, वरना उनकी नौकरी चली जाती। तुम 1 महीने के लिए घर में बंद हो जाओ। घर जाओ और ठीक से सोचो, और लू जुएई को दोबारा मत उकसाना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपनी प्यारी बेटी को देखते हुए गे मिंगताओ को सिरदर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था कि उनके अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। सारा सामान खरीदने और मॉल से सामान मंगवाने के बाद लू जुएई को अपनी एक सहेली का फोन आया और वह याओहान के पास स्थित एक डिनर पार्टी में चली गई। इस प्रकार भार्गव अकेले ही गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। जैसे ही वह भूमिगत पार्किंग से बाहर निकलकर मुड़ने वाला था, अचानक एक आकृति गाड़ी से बाहर निकली और भार्गव चौंक गया। सौभाग्य से उसकी कुशल ड्राइविंग क्षमता के कारण उसने समय रहते ब्रेक लगा दिया, अन्यथा दुर्घटना होना तय था। फिर भी वह आकृति चौंक गई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। क्या तुम मरना चाहती हो? भार्गव थोड़ा चिढ़कर बड़बड़ाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर स्थिति का जायजा लेने लगा। लेकिन उसी क्षण वह आकृति जमीन से उछल पड़ी और जल्दी से भार्गव की कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई और झुककर अपना शरीर नीचे कर लिया, मानो किसी चीज से छिप रही हो। मेरी मदद करो, बदमाश मेरा पीछा कर रहे हैं, जल्दी से मुझे यहाँ से ले जाओ। इसी क्षण एक घबराई हुई महिला की आवाज सुनाई दी, जो पहली बार सुनने पर काफी सुहावनी थी। भार्गव ने देखा और सचमुच जिस दिशा से वह महिला भागी थी, उसी दिशा से काले सूट और धूप के चश्मे पहने पुरुषों का एक बड़ा समूह तेजी से बाहर निकला। तो उसने कार का दरवाजा बंद किया, एक्सीलरेटर दबाया और तेजी से निकल गया। काफी दूर जाने के बाद ही वह महिला उठी और आसपास देखने लगी। किसी को पीछा करते हुए न देखकर उसने अपनी भरी हुई छाती पर हाथ फेरा और गहरी सांस ली। धन्यवाद, मेरा नाम चूजियाई है, आपने मेरी बहुत मदद की है। इसी क्षण उसने अपने सिर पर से दुपट्टा, मास्क और टोपी हटा दी और मुस्कुराते हुए भार्गव से बोली। भार्गव उसकी सुंदरता को देखकर दंग रह गया। यह महिला वाकई बहुत खूबसूरत थी। सुरुचिपूर्ण और शालीन, बिना मेकअप के भी गाल बर्फ पर प्रतिबिंबित सुबह के बादलों की तरह दमक रहे थे। उनमें इतिहास रचने वाले बानजी की गरिमा और कविता रचने वाले शीलिंग्युन का आकर्षण था। ये भार्गव पर चूजियाई की पहली छाप थी, जिसने वास्तव में उन्हें कुछ पलों के लिए स्तब्ध कर दिया। हालांकि चूजियाई को एहसास हुआ कि यह आदमी उन्हें पहचान नहीं पाया। थोड़ी निराशा के साथ साथ उन्हें राहत भी मिली। डिंगा लिंग लिंग। इसी क्षण भार्गव का फोन बज उठा। हेलो संतोष, ठीक है, मैं यहीं आसपास हूं और खाना खाने जा रहा हूं। मैं अभी आता हूं। फोन रखने के बाद भार्गव ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। पता चला कि संतोष पर उसके परिवार वाले एक ब्लाइंड डेट पर जाने का दबाव डाल रहे थे। उन्होंने उसे मोदू में रहने वाली एक लड़की से मिलवाया था। उसने पहले तो ब्लाइंड डेट से इनकार कर दिया था, लेकिन जब उसके परिवार ने उसे लड़की की तस्वीर भेजी तो वह तुरंत उस पर मोहित हो गया। तो वह आ गया। लेकिन ये लड़का एक देहाती था, पहली बार किसी रिश्ते में था, पहले कभी किसी से नहीं मिला था और बहुत घबराया हुआ था। इसलिए ये सोचकर कि भार्गव मोदू में है, उसने उसे अपने साथ ले जाने का सोचा ताकि उसका हौसला बढ़ा सके और कुछ सलाह दे सके। मैं अभी आता हूँ। फोन रखने के बाद भार्गव ने चूजियाई से कहा, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। ये बहुत असभ्य है, तुम्हें पता है। ओह, मेरा नाम भार्गव है। चूजियाई के ऐसे सवाल पूछने पर भार्गव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ओह लू चेन, मैंने अभी सुना कि तुम किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहे हो। मैंने कभी ब्लाइंड डेट नहीं देखी, क्या तुम मुझे भी साथ ले चलोगे? भार्गव का नाम दोहराने के बाद चूजियाई ने उत्सुकता से कहा। ये देखकर भार्गव पूरी तरह से अचंभित हो गया और अपने बगल में बैठी चूजियाई को अजीब नजरों से देखने लगा। एक पल पहले तो वह पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अगले ही पल वह उसके जैसे अजनबी के साथ ब्लाइंड डेट देखने जाने की जिद कर रही थी, और वो भी इतनी उम्मीद भरी नजरों से। ये लड़की कितनी बेफिक्र थी। ये हमारी पहली मुलाकात है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें बेच दूंगा? भार्गव ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। पहली बार अजनबी, दूसरी बार दोस्त। वैसे भी मैं समझ सकती हूं कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, चूजियाई ने गंभीरता से कहा।
भार्गव अपनी आंखें घुमाना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, उसने सोचा, ये लड़की बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसे अप्रत्याशित आशीर्वाद को ठुकराते नहीं। इसके अलावा जब लड़की को कोई आपत्ति नहीं थी तो एक वयस्क व्यक्ति को किस बात का डर था। इसलिए भार्गव ने मना नहीं किया और संतोष के साथ उसे तय स्थान पर ले गया। भाई चेन, आप यहाँ हैं? ये कौन है? भार्गव और दूसरे व्यक्ति को आते देख संतोष ने कुछ आश्चर्य से पूछा। ओह, ये चूजियाई है। भार्गव ने कुछ अवाक होकर उसका परिचय कराया, क्योंकि गाड़ी से उतरते ही चूजियाई ने तुरंत खुद को सज्जित कर लिया था। उसने दावा किया कि वह भाग रही है और किसी को भी अपनी पहचान नहीं लेने देना चाहती। इसलिए उसने टोपी, बड़े धूप के चश्मे, मास्क और यहाँ तक कि स्कार्फ भी पहन रखा था। भार्गव ने आंखें घुमाईं। छोटी मालकिन, अक्टूबर की शुरुआत है। क्या आपको इस तरह कपड़े पहनकर गर्मी से दाने निकलने का डर नहीं है? और इस तरह सड़क पर चलने से और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं होगा? चूजियाई ने संतोष को सिर हिलाकर अभिवादन किया। नमस्ते, मैं चूजियाई हूँ। ओह, नमस्ते नमस्ते। संतोष ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और भार्गव से बात करने लगा। समूह पास के एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में गया और बाहर हुए समझौते के अनुसार 2 टेबल ले लीं। भार्गव और चूजियाई संतोष की टेबल से थोड़ी दूर एक टेबल पर बैठ गए, जहां से संतोष की टेबल साफ दिखाई दे रही थी। जब हम यहाँ हैं ही तो क्यों ना कुछ खा भी लें। लेकिन क्या आप कृपया अपना कवच उतार सकती हैं? आप ऐसे बहुत ज्यादा देख रही हैं और बाद में आपकी पोल खुल सकती है। ठीक है। इस समय चूजियाई आने वाली बात को लेकर बहुत उत्साहित लग रही थी। उसके कवच के बावजूद भार्गव उसकी उत्तेजना और उत्सुकता को महसूस कर सकता था। वाकई महिलाओं को ऐसी गपशप में शामिल होना पसंद होता है। अगले ही पल भार्गव फिर से अवाक रह गया। लड़की का तथाकथित निरर्थक होना तो बस अपना दुपट्टा उतारना था। मैं कहता हूँ, छोटी मालकिन, क्या आप बाद में अपना मुखौटा पहनकर ही खाना खाने का इरादा रखती हैं? अरे हाँ। चूजियाई को शायद तभी यह बात समझ आए और उसने अपना मुखौटा उतार दिया। लेकिन टोपी और बड़े धूप के चश्मे अभी भी लगे हुए थे। हालांकि भार्गव को अब इसकी परवाह नहीं थी। जब तक उसे पसंद था, भार्गव दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने सीधे उसे मेनू थमा दिया और उसे ऑर्डर करने को कहा। चूजियाई ने भी शिष्टाचार का कोई इरादा नहीं दिखाया और ढेर सारे व्यंजन ऑर्डर कर दिए और वह और भी खुश नजर आ रही थी। अरे, आखिर तुम इतनी खुश क्यों हो? और क्या तुम सच में ये सब खा सकती हो? चूजियाई द्वारा ऑर्डर किए गए व्यंजनों को देखकर भार्गव हैरान रह गया। लगभग 10 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन था। वह मन ही मन बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। छोटी मालकिन, क्या आप पेटू हैं? इतना सारा खाना मंगवाकर तो मानो भूखी भूतनी का पुनर्जन्म हो गया हो। ओह, मैं आमतौर पर ये चीजें नहीं खा सकती क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। आज तो मुझे ये सब खाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए जाहिर है मुझे सब कुछ चखना ही था। हाँ हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाद में खिलाऊंगी। अभी तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। उसे शायद एहसास हो गया कि उसने कुछ ज्यादा ही मंगवा लिया है और उसने जल्दी से खाने का बिल चुकाने की पेशकश की। थोड़ी देर में खाना आ गया और चूजियाई की आंखें चमक उठीं। मैं खाने पर टूट पड़ी। अगले दृश्य ने भार्गव को यह एहसास दिलाया कि एक औरत का पेट कितना कुछ सह सकता है। हालांकि वह जल्दी जल्दी नहीं खा रही थी, लेकिन जिस तेजी से उसने खाना खत्म किया वह हैरान करने वाला था। मेज पर रखे व्यंजन तेजी से कम होते जा रहे थे, जिससे भार्गव को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी चॉपस्टिक कहाँ रखे। लेकिन सच में एक कहावत है जो बिल्कुल सही है, सुंदरता ही न्याय है। अगर कोई बुजुर्ग महिला इस तरह से खाना खा रही होती तो ये दृश्य देखने में भद्दा लगता। लेकिन चूजियाई पर इसका अपना ही आकर्षण था। इसी समय संतोष की मेज पर हलचल हुई। वह उठा और दरवाजे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उनकी ओर एक खूबसूरत महिला आ रही थी, जिसकी लंबाई लगभग 1.73 मीटर थी। गौर से देखने पर पता चला कि उसके लंबे सीधे काले बाल थे, हल्के रंग की लेस वाली पोशाक थी और उसके बेहद गोरे लंबे पैर थे जो देखने वालों का ध्यान खींच रहे थे। नमस्ते, मैं फोंगी हूँ। आप संतोष होंगे, है ना? फोंगी ने शालीनता से अपना परिचय दिया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अरे हाँ हाँ, मैं ही संतोष हूँ। नमस्ते। संतोष ने इस समय फोंगी से बेढंगे तरीके से हाथ मिलाया। उसके शब्द लड़खड़ाने लगे और उसके सांवले गालों पर हैरानी भरी लाली छा गई। क्या मैं बैठ सकता हूँ? फोंगी ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा और संतोष को अपने हाथ पकड़े हुए देखकर उसके गालों पर भी हल्की लाली आ गई। अरे, माफ कीजिए, आप बैठ जाए। हा 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 हा। संतोष चौंक गया। उसने अजीब तरह से अपने हाथ पीछे खींच लिए और माफी मांगते हुए हंसते हुए अपना सिर खुजलाया। उसने सोचा भी नहीं था कि अमर गुरु तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर होंगी, पवित्र और शर्मीली, लेकिन अपने व्यवहार में शालीन, और उनकी आवाज बेहद कोमल थी। अब वह इससे बेहद संतुष्ट था। तो दोनों बैठ गए और बातचीत शुरू कर दी।
शुरुआती झिझक से धीरे धीरे वे ज्यादा सहज हो गए और बीच बीच में हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। भार्गव की मेज पर, तो ये होती है ब्लाइंड डेट। ये लड़की तो काफी खूबसूरत लग रही है, लगता है इनके बीच कुछ होने की संभावना है। चूजिई ने एक तीखा चिकन विंग मुंह में डाला और खाते हुए बोली। भार्गव ये देखकर मुस्कुराया, उसे अपने भाई की खुशी भी महसूस हुई। हालांकि इसके बाद जो कुछ हुआ उससे वे दोनों दंग रह गए। संतोष और फोंग यी को खुशी खुशी बातें करते देख भार्गव भी अपने भाई के लिए खुश हो गया। लेकिन जब उसने एक बड़ा झींगा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो पाया कि प्लेट खाली थी। ठीक उसी समय उसके सामने बैठी चूजिई ने संतुष्टि से डकार ली और अपने थोड़े फूले हुए पेट को सहलाते हुए बोली, ओफ्टिल्ड कितना अच्छा लगा, मैंने इतने दिनों से इतना खुलकर नहीं खाया। भार्गव अपना माथा सहलाए बिना नहीं रह सका, उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वह सोचने लगा कि इतनी सुडौल काया वाली ये लड़की इतना सारा खाना कैसे खा लेती है। मैंने बहुत खा लिया, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। चूजिई ने सबको नमस्कार किया और अपनी सीट से उठ गई। उसी समय फोंग यी ने भी संतोष को नमस्कार किया और वॉशरूम की ओर चल पड़ी। भाई, वह कैसी है? फोंग यी के जाने के बाद संतोष उत्सुकता से भार्गव के पास दौड़ा और पूछा। अभी तक तो वो काफी अच्छी लग रही है, तुम्हारा क्या हाल है? बात करने के बाद कैसा लगा? भार्गव ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो ठीक है। उसने कुछ बुनियादी सवाल भी पूछे, मेरी आमदनी के बारे में, क्या मेरा यहाँ घर है, मैं क्या काम करता हूँ और कौन सी गाड़ी चलाता हूँ। बस इन्हीं के बारे में बात हुई, और कुछ अभी नहीं। उसने बस इतना कहा कि अगर उनकी शादी उसके गृहनगर में होती है तो सगाई का तोहफा 8 लाख युआन होगा, और पूछा कि क्या मुझे कोई आपत्ति है। भाई, उसने सीधे सगाई के तोहफे की बात कर दी, क्या इसका मतलब है कि वो मुझसे बहुत खुश है? संतोष की ये बात सुनकर भार्गव की भौहें तन गईं। हालांकि उसका भाई कोई बड़ा बॉस नहीं था, लेकिन मोदू में उसकी एक अच्छी कंपनी थी और जियांगदू शहर में उसकी एक शाखा भी थी। उसकी आमदनी रोजमर्रा के खर्चों के लिए काफी थी, हालांकि सबसे ज्यादा नहीं। लेकिन एक अनजान मुलाकात में पहले बुनियादी जानकारी पूछना स्वाभाविक था। वे सब वयस्क थे, सच्चा प्यार दुर्लभ था और व्यवहारिकता ही सबसे जरूरी थी। हालांकि पहली मुलाकात में सगाई के उपहार के बारे में सीधे पूछना कुछ अटपटा लग रहा था। इसके अलावा उसने हाल ही में सुना था कि कुछ लालची औरतें शालीन कपड़े पहनकर गुप्त मुलाकातों और अन्य गतिविधियों के जरिए पुरुषों को ठगती हैं। तुम्हें उसे और अच्छे से जान लेना चाहिए, किसी भी बात पर तुरंत हाँ मत कहो और ध्यान से देखो। संतोष थोड़ा मोहित सा लग रहा था, इसलिए भार्गव ने उसे याद दिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं बाद में फिर पूछूंगा। इतना कहकर उसने समय देखा और जब समय लगभग सही हो गया तो वह अपनी सीट पर लौट आया। शौचालय में फोंग यी ने अपने बैग से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट जलाए और फोन किया। हेलो शियाओ लू, तुम्हारे यहाँ सब कैसा चल रहा है? फोंग यी ने पूछा। मेरे पास एक बूढ़ा आदमी है, एक छोटा सा प्रोसेसिंग प्लांट चलाता है, ज्यादा पैसे नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख ही दे सकता है। तुम्हारा क्या हाल है? फोन से एक महिला की आवाज आई। मेरा वाला तो ठीक ठाक लग रहा है, अपेक्षाकृत जवान, दिखने में अच्छा, उसके पास कार और घर है और 2 कंपनियां भी हैं, मोदूहो को अवैध संबंध भी। मैंने सगाई के तोहफे के तौर पर 800,000 की बात की और उस पर कोई दबाव नहीं दिखा। बहुत बढ़िया, तुम कोशिश कर सकती हो। लंबे समय तक चलने वाला सहारा, मेरे वाले से कहीं बेहतर। लंबे समय तक चलने वाला सहारा, बस मजे के लिए शायद। वो मुझसे बहुत संतुष्ट लग रहा है। मैं उसे बाद में थोड़ी मीठी बातें बता दूंगी और पहले पैसे कमाने की कोशिश करूंगी। मेरा लक्ष्य तो एक ऐसा आदमी है जिसकी संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा हो। मुझे जाना होगा। इस आदमी से मिलने के बाद आज दोपहर मुझे 2 और लोगों से मिलना है। मैं देखूंगी कि पहले किससे मिलना है। तुम्हारे पास तो बहुत काम है। मेरे पास तो अभी बस यही बूढ़ा आदमी है, कोई तुलना ही नहीं। ठीक है, आज दोपहर वाले के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी संपत्ति करोड़ों में है। अगर वो तुम्हारे लिए सही साथी है तो मैं तुम्हें इस वाले से मिलवा दूंगी। वैसे भी उसके पास तो कई करोड़ होंगे ही। ठीक है, तो मैं पहले से ही धन्यवाद कहती हूँ। फोन रखने के बाद फोंग यी ने सिगरेट के 2 कश लिए, उसे बुझाया, फिर माउथ फ्रेशनर और परफ्यूम लगाया, अपना मेकअप ठीक किया और वॉशरूम से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही कोने का एक दरवाजा खुला और चूजिई हैरान चेहरे के साथ बाहर आए। उसने अपने फोन की रिकॉर्डिंग बंद कर दी। रेस्टोरेंट में? मुझे लगा तुम टॉयलेट में गिर गई हो, तुम इतनी देर तक अंदर ही थी, मैं तुम्हें बाहर निकालने ही वाली थी। चूजिई को वापस आते देख भार्गव खुद को उसे चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। चुप रहो, तुम्हारे लिए कुछ है सुनने के लिए। बिना कुछ और कहे चूजिई ने अपने हेडफोन लगाए और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। भार्गव जितना सुनता गया उसकी भौहें उतनी ही तनती गईं और अंत में उसकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब लोग गलत समझ रहे होंगे। ये शांत, गरिमापूर्ण और विनम्र दिखने वाली फोंगी पूरी तरह से दिखावा कर रही थी। वह तो उसके भाई के खिलाफ साजिश रच रही थी।
अगर उसे पता न होता तो बात अलग होती, लेकिन अब जब उसे पता चल गया था तो वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसलिए उसने चुपके से फोंगी की एक तस्वीर ली और उसे चू जानपेंग को भेज दिया। इस औरत के बारे में पता लगाओ। तुरंत एक संदेश भेजा गया। ठीक है बॉस, कृपया प्रतीक्षा करें। संदेश भेजने के कुछ ही समय बाद उसे चू जानपेंग का जवाब मिला। शियोंगफैन कैपिटल के पूर्व नेता के रूप में चू जानपेंग के वैध और अवैध दोनों क्षेत्रों में संबंध थे और उसका नेटवर्क स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा था। किसी के पृष्ठभूमि की जांच करना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। कुछ ही समय बाद भार्गव को सूचनाओं के कई सेट भेजे गए। के फोन पर तस्वीरें देखकर भार्गव दंग रह गया। उसने इस महिला के व्यवहार को इतना भयावह होने की उम्मीद नहीं की थी। यह महिला अक्सर अलग अलग ब्लाइंड डेट जगहों पर जाती थी और उसने डीप लव मैचमेकिंग नेटवर्क की भारी सदस्यता फीस देकर एडवांस मेंबर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। डीप लव मैचमेकिंग नेटवर्क मैचमेकिंग सेवाओं में माहिर है। सभी एडवांस्ड मेंबर्स को वेबसाइट से विपरीत लिंक के उच्च गुणवत्ता वाले अविवाहित सदस्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर सिफारिशें मिलती हैं। और इस फोंगी ने अपने एडवांस्ड मेंबर स्टेटस का इस्तेमाल खास तौर पर शादी की उम्र के और धनवान उच्च गुणवत्ता वाले पुरुषों को निशाना बनाने के लिए किया। ब्लाइंड डेट और डेटिंग को बहाना बनाकर उनसे पैसे ठगती थी। एक को ठगने के बाद वह तुरंत ब्रेकअप कर लेती और दूसरे की तलाश में निकल जाती। भेजी गई जानकारी से पता चलता है कि इस महिला का कम से कम 100 पुरुषों के साथ संबंध रहा था। वह मानो एक पब्लिक बस थी। अपनी रिकॉर्डिंग फाइल मुझे भेजो। भार्गव ने यह नहीं पूछा कि क्या चू जियाई उसे वीचैट पर जोड़ने के लिए सहमत है। उसने सीधे उसका क्यूआर कोड स्कैन किया, उसे जोड़ा और फिर तुरंत फाइल को फॉरवर्ड करके सेव कर लिया। चू जियाई ने अपनी आंखें घुमाईं, मन ही मन सोचा कि भार्गव कितना असभ्य है। उसने उससे वीचैट पर जुड़ने के लिए भी नहीं पूछा। पता नहीं बाहर कितने लोग उसे वीचैट पर जोड़ना चाहते थे लेकिन जोड़ नहीं पाए। उसने मेरी मदद की है और वह इतना हैंडसम है तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी। चू जियाई ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी। इन चीजों को इकट्ठा करो, इस औरत को जेल भेजने के लिए काफी हैं। कोई दिक्कत है? भार्गव ने चू जानपेंग को एक और मैसेज भेजा। कोई दिक्कत नहीं, जवाब तुरंत आया। ठीक है, मैं तुम्हें पता देता हूँ। सब कुछ तैयार करने के बाद सीधे पुलिस को फोन करो और न्यायिक ब्यूरो से बात करो। इसमें कितना समय लगेगा? भार्गव ने पता भेजते हुए फिर पूछा। तैयारी में 5 मिनट लगेंगे। मेरे संपर्कों के जरिए कानून प्रवर्तन ब्यूरो को सूचित करने में 10 मिनट और लगेंगे, तो कुल मिलाकर लगभग 15 मिनट। उसने संतोष की मेज पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि उनकी बातचीत खत्म हो गई है और फोंगी जाने ही वाली थी। ध्यान रखना कि वे 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएं, बस। ठीक है। चू जानपेंग का जवाब देखकर भार्गव ने चू जियाई की तरफ देखा। मेरा यही इंतजार करो। इतना कहकर वह उठा और संतोष की मेज की तरफ चल पड़ा। संतोष, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आज दोपहर मेरी क्लास है इसलिए मैं अब जा रही हूँ। मैं आपको बाद में मैसेज करूंगी। अगर मैं आपको परेशान करूं तो बुरा मत मानना, फोंगी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं कैसे परेशान कर सकती हूँ? हाँ, तो मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा। संतोष बहुत खुश लग रहा था। संतोष, क्या संयोग है, आप यहाँ क्यों आए हैं? अचानक भार्गव वहां आ गए, जिससे संतोष चौंक गया। आप क्यों आए हैं? संतोष ने आंखों में देखते हुए पूछा। भार्गव मुस्कुराए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि फोंगी की ओर देखने लगे। ये खूबसूरत महिला कौन है? नमस्ते, मेरा नाम फोंगी है। भार्गव को देखकर फोंगी की आंखें भी चमक उठीं। ये युवक बहुत ही आकर्षक है और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। उसका फिगर 99 पॉइंट्स, खासकर यह अरमानी सूट सस्ता नहीं है। सफल पुरुषों के बीच सालों बिताने के कारण वह स्वाभाविक रूप से एक नज़र में ब्रांड पहचान सकती थी। तुम्हारी इतनी खूबसूरत दोस्त है और तुमने उसका परिचय नहीं कराया। भार्गव ने हैरान संतोष को चिढ़ाते हुए शरारती अंदाज में घूरा। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं भार्गव हूँ, संतोष का सहपाठी। शियोंगफैन कैपिटल मेरी कंपनी है। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं बैठकर थोड़ी बात करूं, सुंदरी? इतना कहकर संतोष के मन में जो भी विचार आए, उसने उसे सीधे अंदर की सीट पर धकेल दिया और खुद आराम से बैठ गया। बिल्कुल नहीं, संतोष की सहपाठी यहाँ है, चलो थोड़ी बातचीत करते हैं। संतोष, तुम्हारी सहपाठी तो वाकई कमाल की है। शियोंगफैन कैपिटल शब्द सुनकर फोंगी की आंखों में हैरानी और उत्साह की झलक दिखाई दी। उसने संतोष को साधारण समझा था, लेकिन उसकी सहपाठी की वाकई इतनी खास पहचान थी। मोदू में लगभग हर कोई जानता था कि शियोंगफैन कैपिटल क्या दर्शाती है, और वह भी अपवाद नहीं थी। अरे हाँ, मेरी सहपाठी असाधारण है। लेकिन क्या तुमने अभी अभी क्लास जाने की बात नहीं कही थी? हालांकि संतोष को भार्गव के नाटक के बारे में पता नहीं था, फिर भी जब फोंगी ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया। अनुभवहीन होने के बावजूद उस समय वह फोंगी पर पूरी तरह मोहित था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं छिपाया। उसके मन में वह और फोंगी अभी अभी बहुत गहराई से बातें कर रहे थे।
यहाँ तक कि उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की रूपरेखा भी बना ली थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने अच्छे भाई को इस संभावित पत्नी से मिलवाना ही था। ओह, इससे मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। आखिर आपका सहपाठी इतना असाधारण कैसे है? फैंग यी ने दिलचस्पी दिखाते हुए बात टाल दी। संतोष स्वाभाविक रूप से खुश था कि फैंग यी नहीं जा रही थी और वह उसके साथ और समय बिताना चाहता था। फिर उसने भार्गव की ओर देखा और ये देखकर कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, उसने उसका परिचय देना शुरू किया। मेरा सहपाठी एक बिजनेस जीनियस है। शियोंगफैन कैपिटल उसके कई उद्यमों में से एक है। जियांगडू शहर में वह एक बड़ा नाम है। ओह, ये सुनकर फैंग यी का उत्साह और बढ़ गया और भार्गव को लगातार मुस्कुराते हुए देखकर उसने भी एक आकर्षक, मोहक नज़र से जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि आप जियांगडू शहर से परिचित हैं या नहीं, लेकिन वहाँ का फुहाई रेस्टोरेंट उनका है। जियांगडू शहर का व्यावसायिक केंद्र ताइफू प्लाजा भी उनका है। उन्होंने होंगयांग मैंशन में पूरी इमारत खरीद ली है और यहाँ तक कि सबसे बड़ा भवन निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता पैंग ग्रुप भी उनका है। संतोष बड़ी कुशलता से बोलते हुए लगातार भार्गव की प्रशंसा कर रहे थे। भार्गव उनके मुन्हाबोले भाई थे और उनकी उपलब्धियां जितनी अधिक होती, एक भाई के रूप में वे उतना ही अधिक सम्मानित महसूस करते। बगल में खड़ी फौंगी जैसे जैसे सुनती गई, उसकी चिंता बढ़ती गई। उसकी आंखों में तीव्र लालसा जाग उठी, मानो वह तुरंत भार्गव पर झपट पड़े और उसे अपना बना ले। अगर उसे ऐसा आदमी मिल जाए तो उसे पीढ़ियों तक खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और उसे उन दूसरे पुरुषों की सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। संतोष को इतने जोश से बोलते हुए और फॉन्ग यी को उत्सुकता से सुनते हुए देखकर भार्गव ने उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया, बस कभी कभी अपने फ़ोन पर समय देखते रहे। तो आप इतने काबिल हैं, सचमुच एक महान हस्ती। आपका दोस्त होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं अपना परिचय फिर से दे दूं, मैं फॉन्ग यी हूँ। संतोष का परिचय सुनकर फॉन्ग यी ने शालीनता से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और भार्गव से हाथ मिलाना चाहा। हे, मेरे दोस्त बनोगे? तुम इसके लायक नहीं हो। अचानक हुए इस बदलाव से फॉन्ग यी जम सी गई और उसके बगल में खड़े संतोष को भी लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। आपका क्या मतलब है? फॉन्ग यी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। सचमुच? उसके शब्द खत्म होते ही फॉन्ग यी के कुछ बोलने से पहले ही तेज कदमों की आहट सुनाई दी और पलक झपकते ही दो महिला पुलिस अधिकारियों ने फॉन्ग यी को पकड़ लिया। फॉन्ग यी, आप पर धोखाधड़ी के कई मामलों का आरोप है और आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको चुप रहने का अधिकार है, लेकिन आप जो कुछ भी कहेंगी उसे अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया है? मैं तुम पर मुकदमा करूंगा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बंधे हुए फॉन्ग यी दहाड़ा। संतोष, मुझे बचाओ। कानून प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों को टस से मज न होते देख फॉन्ग यी ने संतोष से मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। फॉन्ग यी, अचानक हुए इस दृश्य ने संतोष को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। फॉन्ग यी को कैद देखकर वह उत्तेजित होकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन भार्गव ने उसे तुरंत रोक दिया। पहले इसे सुनो। इतना कहकर भार्गव ने एक रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग में कही गई बातें सुनकर संतोष पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। फिर उसने गुस्से से फॉन्ग यी की ओर देखा। अब इसे देखो। भार्गव ने अपना फोन निकाला और चू जानपेंग द्वारा दी गई जानकारी दिखाई। इसे देखकर संतोष का दिल टूट गया। घबराया हुआ फॉन्ग यी अभी भी चिल्ला रहा था, संतोष, मुझे बचाओ। उन्होंने जरूर कोई गलती की है। तुम्हारा दोस्त इतना शक्तिशाली है, वह मुझे जरूर बचा सकता है। हम कमीनी, तो तू इस तरह की है। मैं अंधा था। आखिरकार संतोष खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। कहावत है, प्यार जितना गहरा होता है, नफरत भी उतनी ही गहरी होती है, खासकर तब जब उसने पहली नज़र में प्यार का अनुभव किया हो और पता चला हो कि यह सब धोखा था, जिससे इसे स्वीकार करना और भी मुश्किल हो गया। भार्गव ने हाथ हिलाया और कानून प्रवर्तन विभाग के अधिकारी तुरंत फॉन्ग यी को ले गए। उसका इंतजार तो स्वाभाविक रूप से कारावास ही कर रहा था, उसके अपराधों के लिए एक उचित सजा, क्योंकि उसे भार्गव के भाई को धोखा देने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, ठोकर से बड़ी दुर्घटना नहीं होती, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सी अच्छी महिलाएं हैं, तुम बस इस बार बदकिस्मत थे। सौभाग्य से तुम जाल में नहीं फंसे। तुम्हें चू जियाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने इसे संयोग से खोज लिया। भार्गव ने संतोष के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। धन्यवाद। संतोष ने पास आई चू जियाई की ओर ईमानदारी से देखा और अपना आभार व्यक्त किया। फिर उसने भार्गव की ओर देखा। भाई, शुक्रिया। अरे, मुझे तुम्हारी इतनी गंभीरता की आदत नहीं है। ठीक है, आज रात मैं तुम्हें क्लब ले चलता हूँ, मज़े करने के लिए। वैसे मैं कभी गया नहीं हूँ। आज रात ही वो रात है। मैं एक सज्जन के साथ जाने के लिए खुद को कुर्बान कर दूंगा। भार्गव हंसते हुए बेबाकी से बोला। अरे, ऐसा नहीं है कि मैं भी गया हूँ। ठीक है, महिलाओं को छोड़ो, भाई सबसे ज़रूरी होते हैं। आज रात चलो जी भर के पीते हैं। हाँ हाँ हाँ। संतोष भी दिल खोलकर हंसा।
एक तरफ खड़ी चूजियाई ने मुंह फुलाते हुए कहा, दो बदतमीज ऐसी जगह पर जा रहे हैं। वह बेहद डिस्गस्टेड लग रही थी। भार्गव की पहले से बनी हुई बेदाग छवि पल भर में चकनाचूर हो गई। और ठीक उसी क्षण तेज कदमों की आहट सुनाई दी। तो तुम यहाँ हो, जल्दी चलो मेरे साथ। ये शब्द कहते ही काले कपड़ों में कुछ लोगों ने चूजियाई को घेर लिया। उनके आगे एक महिला चल रही थी जिसने ओएल सूट पहना था और सोने के फ्रेम वाला चश्मा लगाया हुआ था। उसके चेहरे पर एक कठोर भाव था और उसने गहरी आवाज में कहा, मेरे साथ वापस चलो। मैं नहीं चलना चाहती, चूजियाई ने भार्गव के पीछे छिपते हुए कहा। इसे ले जाओ। मानो उसे चूजियाई के ऐसा कहने की उम्मीद थी, महिला के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला। रास्ते से हट जाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक काले कपड़े पहने आदमी ने चूजियाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़कर भार्गव पर चिल्लाया, भाग जाओ। भार्गव ने तुरंत हमला किया और काले कपड़े पहने आदमी पर एक मुक्का मारा। हम्फ। काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में तिरस्कार झलक रहा था और उसने भी एक मुक्का मारा। बैंग। थम 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 टिल्ड। उनके मुंह के टकराए और काला कपड़े पहने आदमी 7-8 कदम पीछे लड़खड़ा गया, फिर आखिरकार संभला और उसकी आंखों में हैरानी का भाव आ गया। और आगे चल रही महिला के चेहरे पर भी पहली बार बदलाव आया। ये जानना जरूरी है कि मुक्का मारने वाले का नाम मुबाई था, जिसे उसने बड़ी मेहनत से भारी रकम देकर नियुक्त किया था। उसकी ताकत इतनी थी कि शीर्ष विशेष बलों के कुलीन सैनिक भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। वह एक सैनिक राजा के समान था। लेकिन अब एक ही बार में मुक्कों के आदान प्रदान में मुबाई हार गया। इस क्षण भार्गव का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने मांसपेशियों को मजबूत करने और निखारने के लिए कड़ी मेहनत की थी, जिससे उसकी समग्र क्षमता 10 गुना बढ़ गई थी। हालांकि उसने इस मुकाबले में अपने प्रतिद्वंद्वी को मजबूती से दबा दिया था, लेकिन उसके हाथ में हो रहे दर्द ने उसे बता दिया कि यह काला वस्त्रधारी व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। ये पहली बार था जब उसका सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से हुआ था और वह गंभीर हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि इस क्षण वह अधिक उत्साहित और आशावान था। जब से उसकी शारीरिक क्षमताएं 10 गुना बढ़ी थीं, उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके पास अपनी पूरी ताकत लगाने का कोई मौका नहीं बचा है। इस समय एक शीर्ष सैनिक राजा भी उसके सामने टिक नहीं सकता था, आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। अंततः एक ऐसे व्यक्ति से सामना होने पर जिसे प्रतिद्वंद्वी कहना मुश्किल था, भार्गव स्वाभाविक रूप से इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। मैं तुम पर अपनी सीखी हुई नई चाल आजमाऊंगा। भार्गव के होंठों पर मुस्कान आ गई, उसकी आंखों में जोश भरा था। मुबाई के प्रतिक्रिया करने से पहले ही इस बार भार्गव ने पहले हमला कर दिया। ये देखकर आश्चर्यचकित मुबाई भी उग्र युद्ध भावना के साथ दहाड़ा और भार्गव से भिड़ गया। लेकिन कल्पना की गई दूसरी मुक्केबाजी नहीं हुई। जैसे ही उनकी मुट्ठियां फिर से टकराने वाली थीं, भार्गव ने तुरंत अपनी मुट्ठी को पंजे में बदल दिया, पकड़ते हुए, खींचते हुए और मरोड़ते हुए। चटक, फुफकार, हड्डियों को चूर चूर कर देने वाली, दांतों को चीर देने वाली आवाज गूंजी, साथ ही मुबाई की दर्द भरी कराह भी सुनाई दी। वह तेजी से पीछे हट गया, अपने दाहिने हाथ को घसीटते हुए, जो अब बेजान लटका हुआ था। शानदार। तो ये ड्रैगन कैप्चरिंग टेंडन सेपरेशन और बोन डिसलोकेशन हैंड इतना असरदार है। भार्गव बेहद उत्साहित था, क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल में हरा दिया था। वाकई सिस्टम का कमाल ही अद्भुत है। कुछ समय पहले सिस्टम शॉप ने ड्रैगन कैप्चरिंग टेंडन सेपरेशन और बोन डिसलोकेशन हैंड की 81 चालों का ये सेट अपडेट किया था। भार्गव ने इन्हें सीख लिया था, लेकिन अभ्यास के लिए कोई उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला था। अब पहली बार इसका इस्तेमाल करने पर इसका असर जबरदस्त था। रुको। मुबाई को हारा हुआ देखकर महिला का चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसने तुरंत आगे बढ़ने वाले दूसरे मेन इन ब्लैक को रोक दिया। वह मुबाई की ताकत को अच्छी तरह जानती थी। पिछले मुक्केबाजी मुकाबले में उसकी हार ने उसे पहले ही बहुत चौंका दिया था। लेकिन एक पल बाद जो लड़ाई शुरू हुई, उसने उसे और भी भयभीत कर दिया। उसके सामने खड़ा ये जवान और सुंदर आदमी इतनी आसानी से एक ही चाल में जीत सकता था। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था मानो मुबाई ने इस समय अपनी लड़ने की क्षमता भी खो दी हो। मुबाई ने दांत पीस लिए, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका दाहिना हाथ बेजान और अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और उसके माथे से लगातार पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें निकल रही थीं। ये सब इस बात का संकेत था कि मुबाई इस समय कितना दर्द सह रहा था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो किसी के बताने पर कौन विश्वास करता। चूजियाई, देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। हालांकि वह हैरान थी, लेकिन महिला ने स्वाभाविक रूप से देखा कि भार्गव स्पष्ट रूप से चूजियाई की रक्षा कर रही थी। इसलिए उसने दोनों पक्षों के बीच किसी भी तरह के संघर्ष को तुरंत रोक दिया और आंखें फाड़कर स्तब्ध चूजियाई को कड़ी फटकार लगाए। बहनकिन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे मुश्किल से 2 दिन का खाली समय मिलता है। आप मुझे ताज़ी हवा के लिए बाहर क्यों नहीं जाने देती? इसलिए मुझे चुपके से बाहर निकलना पड़ा। इस समय चूजियाई को भी पता था कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं कहा तो गलतफहमी और बढ़ सकती है।
इसलिए उसने प्यारी सी जीभ बाहर निकाली, मुंह बनाया और आगे बढ़ गई। हालांकि इससे भार्गव थोड़ा उलझन में पड़ गया। तो चूजियाई का पीछा करने वाले ये काले कपड़े वाले लोग वो नहीं थे जो उसने सोचा था। ये सोचकर भार्गव अवाक रह गया। महोदय, मुझे सच में खेद है। हमारी जियाई बहुत शरारती है, जिसकी वजह से यह गलतफहमी हुई। बहन किन ने चूजियाई को घूरा, फिर 2 कदम आगे बढ़ी और भार्गव से दिल से माफी मांगी। अरे कुछ नहीं, चून की गलतफहमी दूर हो गई थी और भार्गव के मन में उनसे कोई द्वेष नहीं था। साथ ही वे इतनी ईमानदारी से माफी मांग रहे थे, इसलिए उन्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उनकी आंखों में थोड़ी सी निराशा झलक रही थी। आखिरकार उन्हें कुछ अच्छे प्रतिद्वंद्वी मिल गए थे और उनके हाथ अपने दांव पेंचों को ठीक से आजमाने के लिए बेचैन थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक दांव के बाद ही सब खत्म हो जाएगा। बाकी के 80 दांवों का अभ्यास वह किसके साथ करेंगे? बोलते हुए वह असंतुष्ट नजरों से मुंह बाए और बाकी काले वस्त्रधारी लोगों को देखते रहे, और जिन लोगों को उन्होंने देखा उन्हें अचानक किसी कारण से ठंडक महसूस हुई। भाई मुंह बाए, मुझे माफ करना। क्या मैं आपको अस्पताल ले जाऊं? इस समय चूजियाई बिल्कुल एक ऐसे बच्चे की तरह थी जिसने कुछ गलत किया हो और माफी मांगते हुए मुंह बाई के पास पहुंची। कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा। भार्गव पास आए और सभी की हैरान निगाहों के सामने उन्होंने मुंह बाई के बेजान दाहिने हाथ को सहारा दिया, खींचा, मोड़ा और धकेला। इस बार तो बेहद सहनशील मुंह बाई भी दर्द से कराह उठे। लेकिन तुरंत ही उनकी आंखों में हैरानी छा गई। उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया, मुट्ठी भींची और उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद महाराज। मुंह बाई ने आदरपूर्वक सिर झुकाया, उनकी निगाहें भार्गव की ओर श्रद्धा से भरी थीं। उनके जैसे लोग तो केवल बलवानों की ही पूजा करते थे और कभी किसी के सामने आसानी से नहीं झुकते थे। लेकिन भार्गव, जिन्होंने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया था, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जैसा उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। इसी बीच चूजियाई सिस्टर किन के पास दौड़ी और उनसे कुछ फुसफुसा कर कहा। सिस्टर किन थोड़ी देर रुकी, फिर भार्गव की ओर देखा, सिर हिलाया और अपने बैग से कुछ टिकट निकालकर चूजियाई को दे दिए। भार्गव, मुझे वापस जाना है। इसे रख लो, फिर तुम जाकर मजे कर सकते हो। जैसे ही उसे कुछ और याद आया, उसने अपनी कमर की थैली से एक छोटा सा कागज निकाला और उस पर कुछ शब्द लिख दिए। ये लो, ये मेरा निजी नंबर है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो। ही। उनकी लगातार बातचीत के बाद चूजियाई को भार्गव के बारे में अचानक अच्छा लगा, इसलिए उसने उसे अपना निजी फ़ोन नंबर दे दिया। इस दृश्य से सिस्टर किन को थोड़ी असंतुष्टि हुई, लेकिन वह जल्दी ही राहत महसूस करने लगी। भार्गव के अभी अभी दिखाए गए 2 कौशलों से उसे पता चल गया था कि वह कोई आम इंसान नहीं है, और वह समझ गई थी कि चूजियाई के प्रति उसकी नज़रें बहुत पवित्र थीं, उन लोगों के विपरीत जो आमतौर पर लड़कियों के पास गलत इरादों से आते हैं। कॉन्सर्ट के टिकट? मैं ये सब नहीं देखती। ये तो बहुत भीड़भाड़ वाला और शोरगुल वाला होता है, परेशान करने वाला। भार्गव ने अपने हाथ में ठूंसे हुए 3 कॉन्सर्ट टिकटों को देखा और लापरवाही से कहा। ये शब्द सुनकर चूजियाई ने अपनी आंखें घुमाईं। कितना बेवकूफ़ आदमी है। उसके पीछे खड़ी बहन किन को ये देखकर हंसी आ गई। ऐसा लग रहा था कि भार्गव चूजियाई को पहचान नहीं पा रहा था, जिससे उसके मन में भार्गव के लिए थोड़ी सी अच्छी भावना पैदा हो गई। बड़े बेवकूफ़, कोई बात नहीं, बस आना याद रखना। चूजियाई ने थूका, फिर मुड़कर बहन किन की ओर दौड़ी, उसका हाथ पकड़कर भार्गव को देखकर एक बड़ा सा मजाकिया चेहरा बनाया। ओह, समझ गया, भार्गव ने जवाब दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि उसकी छोटी बहन को ये सब चीज़ें पसंद हैं, तो वह उन्हें देखने के लिए दे सकता है। खुद के लिए तो वह ऐसा नहीं करना चाहता था। अगर चूजियाई को उसके विचार पता चल जाते तो वह शायद भड़क उठती। बहन किन और मुंह बाई ने भी भार्गव को प्रणाम किया और चूजियाई के साथ चली गईं। भाई, उस लड़की की पहचान कुछ अजीब सी लगती है। संतोष, जिसने मनोरंजन जगत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा झुककर बोला, लगता तो यही है। चलो, आज रात क्लब चलें। चलो चलते हैं, डरने की क्या बात। क्यों ना मैं झांग हुई और बाकी सबको भी बुला लूं। झांग हुई और बाकी सब पिछली क्लास रियूनियन में नहीं आ पाए थे क्योंकि वे व्यस्त थे, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि तुम आ रहे हो। अब उन्हें पता चल गया है कि तुम बिना बताए चले गए और वे लगातार मुझसे शिकायत कर रहे हैं। वैसे भी वे सब मोदू में ही हैं, तो क्यों ना हम मिलें। वे तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। संतोष को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा। ये सुनकर भार्गव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसके विचार कहीं और खो गए। संतोष ने जिन लोगों का जिक्र किया वे थे झांग हुई, चेनताओ, यी यांग और जुयमिन। वे कॉलेज में उसके और संतोष के रूम में थे और वे सब बहुत करीबी भाई थे। ग्रेजुएशन के बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए और वाकई उन्हें मिले हुए काफ़ी समय हो गया था। ठीक है, चलो सब साथ चलते हैं। भार्गव ने खुशी से सिर हिलाया। तो आज रात हम किस क्लब में चलें? संतोष ने पूछा। यह
भार्गव सवाल सुनकर अवाक रह गया। उसने सिर्फ इतना सुना था कि कुछ क्लब आलीशान और विलासितापूर्ण होते हैं, लेकिन वह कभी खुद ऐसे किसी क्लब में नहीं गया था। तभी सिस्टम से एक सूचना आई। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको ए लिस्ट स्टार चूजिए का साथ मिला है। एक फ्लैश सेल का मौका दिया जा रहा है। अभी वितरण जारी है। डिंग, आइटम लिस्ट हो गया है। कृपया तय करें कि आप इसे खरीदना चाहते हैं या नहीं। होस्ट, चूजिए एक लिस्ट स्टार। सिस्टम की हमेशा की तरह की समझदारी से संतुष्ट होने के अलावा चूजिए के बारे में जानकारी ने भार्गव को अचानक सब कुछ समझा दिया। एक लिस्ट स्टार होने की वजह से उसे पहले और बाद में हुई सारी बातें तुरंत समझ आ गईं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह बाहर जाते समय पूरी तरह से भेस बदले हुए थी। लगता है सितारों की जिंदगी आसान नहीं होती, बाहर जाकर थोड़ा मजा करना भी मुश्किल होता है। भार्गव भावुक होकर आह भरे बिना नहीं रह सका। फिर उसने मॉल की तरफ देखा। आइटम, हेवन एंड अर्थ रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब। मूल्य, 1 युआन। बाकी सबको बता दो, आज रात हम स्वर्ग और पृथ्वी के शाही मनोरंजन क्लब जा रहे हैं। भार्गव ने सीधे कहा। क्या, स्वर्ग और पृथ्वी के शाही मनोरंजन क्लब? अरे वाह भार्गव, ये तो बहुत बढ़िया है। तुम तो वाकई खर्चा कम नहीं कर रहे। अब मैं शिष्टाचार नहीं अपनाऊंगा। मैंने इस जगह के बारे में कई बार सुना है, ये मोदू का सबसे खास क्लब है। ठीक है, जाकर सबको बता दो। हम वहाँ रात का खाना भी खाएंगे। ठीक है, संतोष खुशी खुशी अपने पुराने रूममेट्स को बताने लगा। शाम 6 बजे हेवन एंड अर्थ रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब के प्रवेश द्वार पर। हा, बॉस चेन, बहुत दिनों बाद मिले। बॉस चेन, ये ठीक नहीं है। आप अमीर तो हो गए, लेकिन हमें जियांगडू शहर में जश्न मनाने के लिए नहीं बुलाया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग हुई और बाकी लोग आए। उन्होंने मजाक में भार्गव को एक घूंसा मारा और मजाक उड़ाते हुए हंसे। उन्हें फुहाई रेस्टोरेंट वाली घटना के बारे में बहुत पहले यूनिवर्सिटी के सहपाठियों के ग्रुप चैट में पता चल गया था। भार्गव की सफलता की तारीफ करने के अलावा उन्हें बेहद संतुष्टि भी महसूस हो रही थी। रघु के भार्गव से सिर्फ संबंध ही खराब नहीं थे, उनके पूरे हॉस्टल में कोई भी भाई उसे पसंद नहीं करता था। यही एक मुख्य कारण था कि वे तब वापस नहीं जाना चाहते थे। ग्रुप बातें करते और हंसते हुए क्लब में दाखिल हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब में आपका स्वागत है। जैसे ही वे अंदर गए, खूबसूरत के पाव पहने 2 कतारों में खड़ी सुंदर होस्टेस ने उनका पूरे उत्साह से स्वागत किया। एक नज़र में ही हर होस्टेस की खूबसूरती बाहर खड़ी 85% से ज्यादा महिलाओं को मात देने के लिए काफ़ी थी। वे देखने में बेहद आकर्षक थे। उन्हें देखकर लड़कों की आंखें फटी रह गईं। आखिर संतोष को छोड़कर बाकी सभी कामकाजी पेशेवर थे। हालांकि उनकी तनख्वाह अच्छी थी, फिर भी वे ऐसी जगह पर पैसे खर्च नहीं करते थे, ये बहुत महंगा था। यहाँ एक साधारण निजी कमरा बुक करने की शुरुआत ही 5000 युआन से होती थी, और हर कमरे के लिए अटेंडेंट, वेटर और पेय पदार्थों के अनिवार्य न्यूनतम खर्च को मिलाकर कुल बिल आसानी से 10,000 युआन से अधिक हो जाता था। नमस्कार सज्जनों, क्या आपने आरक्षण कराया है? इस समय फ्रंट डेस्क मैनेजर दौड़कर आया। कोई आरक्षण नहीं, हम 6 लोग हैं। हमें यहाँ का सबसे अच्छा निजी कमरा दे दीजिए, भार्गव ने कहा। वे सभी अच्छे दोस्त थे। अपने छात्र जीवन में वे युवा और बेफिक्र थे, साथ में नहाते थे, ग्रुप फाइट करते थे और अक्सर एक ही सिगरेट साझा करते थे। हालांकि उनकी दोस्ती ऐसी नहीं थी कि वे एक दूसरे के लिए जान दे दें, लेकिन कम से कम ये दुर्लभ, सच्ची और दिल से थी। जी महोदय, मेरा उपनाम वांग है और मैं यहाँ ग्राहक प्रबंधक हूँ। हमारा सबसे अच्छा निजी कमरा मून गेजिंग हॉल है, जो एक सर्वोच्च वीआईपी बॉक्स है। कमरे का शुल्क 100,000 युआन है। साथ ही एक राजकुमारी और एक सेवक का शुल्क अनिवार्य रूप से 10,000 युआन है। पेय पदार्थों की कीमत 3 केस से शुरू होती है, न्यूनतम खपत 3,000 युआन है, और होस्टेस का शुल्क अलग से लिया जाता है। यदि यह आपको स्वीकार्य है तो मैं कमरा तुरंत खोल दूंगा। जब प्रबंधक वांग ने सुना कि भार्गव सबसे अच्छा कमरा चाहते हैं, तो उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने जल्दी से अपना परिचय दिया, अपना बिजनेस कार्ड दिया और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सर्वोच्च हॉल के लिए बुनियादी उपभोग आवश्यकताओं के बारे में बताया। अगर यह कोई सामान्य हॉल होता तो इस तरह के परिचय की जरूरत नहीं होती। आखिरकार सुप्रीम हॉल में खर्च की दरें बहुत ज्यादा हैं। हर चीज की कीमत कम से कम 1,000 युआन से शुरू होती है। इसलिए कमरा खोलने से पहले सारी जानकारी साफ साफ बतानी जरूरी है, वरना अगर कमरा खोल दिया जाए और मेहमान कीमतें वहन न कर सके तो सबके लिए असहज स्थिति हो जाएगी। कोई बात नहीं, खोल दीजिए। भार्गव ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। पुष्टि मिलते ही मैनेजर वांग का उत्साह और भी बढ़ गया। आखिरकार इस कमरे को खोलने का मतलब था उनके कमीशन में काफी बढ़ोतरी। निजी कमरे में प्रवेश करते ही उनकी नजरें अचानक चौड़ी हो गईं। सुप्रीम हॉल के निजी कमरे से जैसी उम्मीद की जाती है, अंदर का क्षेत्रफल लगभग 800 वर्ग मीटर था।
शानदार के टीवी बैठने की जगह के अलावा कमरे में एक डाइनिंग टेबल, एक महजोंग रूम, एक पूल रूम, 2 बेडरूम और 2 अलग-अलग बाथरूम भी थे। कमरे की सजावट और रंग संयोजन हर जगह विलासिता को उजागर कर रहे थे, खासकर दोनों बाथरूम जिनमें नहाने की सुविधा थी और माशा जी मसाज के लिए मसाज बेड लगे हुए थे। बाथटब इतना बड़ा था कि उसमें 2-3 लोग आराम से नाच सकते थे। समूह के लिए सब कुछ आश्चर्यजनक था। सचमुच यहाँ हर वो चीज़ थी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और वो भी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कृपया हमारे लिए खाने की मेज तैयार कर दीजिए। जी महोदय, आपके समूह के आकार के अनुसार आप हमारे 5-10 लोगों के सेट मेनू में से चुन सकते हैं। आज हम 3 डिनर सेट पेश कर रहे हैं। सेट ए 5888 युआन में, सेट बी 18,888 युआन में और सेट सी 58,888 युआन में। आप कौन सा सेट लेना चाहेंगे महोदय? हम सेट सी लेंगे और माओताई की 6 बोतलें खोलेंगे। भार्गव ने एक पल सोचा और फिर सीधे कहा, जी महोदय, हमारी माओताई की कीमत 7,000 युआन प्रति बोतल है। क्या ये ठीक है? ठीक है, जल्दी ले आइए। जी सर। मैनेजर वांग खुशी खुशी जल्दी से ऑर्डर देने और भार्गव और बाकी लोगों के लिए खाना तैयार करने के लिए बाहर चले गए। आज रात उनका कमीशन अच्छा खासा होने वाला था। हालांकि भार्गव भावुक होकर आह भर रहे थे कि माओताई, जिसकी कीमत बाहर 2,000 युआन से ज्यादा थी, यहाँ तिगुनी थी। ये धंधा वाकई बहुत मुनाफे वाला था। थोड़ी देर में पेय और व्यंजन परोसे गए। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे शार्क फिन, अबालोन, समुद्री खीरा, किंग क्रैब और अन्य समुद्री भोजन का ही जायका हो। फर्क सिर्फ इतना था कि परोसने का तरीका ज्यादा अच्छा था और सेवा भी ज्यादा ध्यान देने वाली थी। उदाहरण के लिए, अगर आप केकड़ा या झींगा खाते हैं तो आपको उसे खुद छीलने की जरूरत नहीं है। हर मेहमान के लिए एक महिला वेटर मौजूद होती है। वे सभी छिलके उतारे हुए खाने को पूरी तरह से छीलकर आपको देती हैं। हड्डियों या कांटों वाले खाने को भी आपके सामने परोसने से पहले पूरी तरह से हड्डियों और कांटों से मुक्त कर दिया जाता है। भार्गव को नहीं लगता था कि इस तरह की जगह पर खाना वाकई लाजवाब होगा। सच कहूं तो आप जिस चीज के लिए पैसे दे रहे थे वह माहौल और सेवा थी। उदाहरण के लिए, केकड़े और झींगे छीलने वाली वेटर भी बेहद खूबसूरत और देखने में बहुत आकर्षक थीं। खाने के बाद पूरा समूह के टीवी के बैठने की जगह पर चला गया, जहां वे अपनी बातचीत शुरू करने के लिए तैयार थे। बेशक यही वह समय था जब क्लब का मुख्य कार्यक्रम शुरू हुआ। निजी कमरे का दरवाजा खुला और मैनेजर वांग, जो पहले से ही वहां मौजूद थे, मुस्कुराते हुए अंदर आए। माननीय अतिथिगण, कृपया आज रात के लिए अपनी महिला साथियों का चयन करें। ये कहते हुए उन्होंने ताली बजाई और रॉयल एंटरटेनमेंट की विशेष छोटी स्कर्ट वाली वर्दी पहने दर्जनों बेहद खूबसूरत महिलाएं अंदर आईं। जैसे ही ये महिलाएं अंदर आईं, झांग हुई और बाकी सबकी आंखें फटी रह गईं और उनकी सांसें तेज हो गईं। उनकी लंबाई लगभग 175 सेंटीमीटर थी। हर एक का शरीर रत्न की तरह चिकना, तेजस्वी और कोमल था और उनमें एक शालीन और आकर्षक आभा थी। तो ऐसा नहीं है कि बाहर की दुनिया में सुंदरियां कम हैं, बल्कि सारी सुंदरियां यहीं आ गई हैं। सुंदरियों के इस समूह को देखकर संतोष और बाकी सब आश्चर्यचकित रह गए। अगर वे बाहर जाती तो अपनी खूबसूरती से उन युवा मॉडलों को आसानी से मात दे सकती थीं। आदरणीय महोदय, ये प्यारी महिलाएं अब आपके लिए एक उद्घाटन नृत्य प्रस्तुत करेंगी। फिर हर एक सुंदरी के अपना परिचय देने के बाद प्रबंधक वांग ने फिर से बोलना शुरू किया। उद्घाटन नृत्य यहाँ के प्रदर्शनों में से एक था। मिनी स्कर्ट पहने हुए इन सुंदरियों ने लोकप्रिय स्पेड ए नृत्य शुरू किया। उनके बेहद आकर्षक शरीर संगीत की धुन पर थिरक रहे थे, जिससे झांग हुई और बाकी सबका खून खौल उठा। गीत के बाद भार्गव और बाकी लोग अपनी महिला साथी चुनने लगे। ये पुराने सहपाठी और रूममेट सचमुच झूबाजी की तरह व्यवहार कर रहे थे, जैसे कोई पत्नी चुन रहा हो। हर किसी को कोई न कोई आकर्षक तो मिल ही रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। भाइयों, क्या तुम पूरी रात यही करते रहोगे? आखिरकार भार्गव की चिढ़ाने वाली डांट के बाद उनमें से कुछ ने अनिच्छा से अपने बगल में बैठने के लिए अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक महिला साथी को चुना। सभी मालिकों को शुभ रात्रि। ये देखकर कि सभी ने अपनी महिला साथी चुन ली हैं, मैनेजर वांग मुस्कुराए और उनका अभिवादन किया, फिर हाथ हिलाकर बाकी सुंदरियों को बाहर ले गए। मालिक आइए, मैं आपके लिए टोस्ट करता हूँ। मालिक, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? मैं आपके लिए ऑर्डर कर देता हूँ। मालिक, क्या आप पासा खेलना चाहते हैं? क्या हम झूठे पासे या बुलफाइटिंग खेलें? इन सुंदरियों ने उत्साहपूर्वक संतोष और अन्य लोगों का स्वागत किया, जिससे ये नौसिखिए आनंदित तो हुए लेकिन साथ ही घबरा भी गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। कुछ ड्रिंक्स के बाद माहौल चरम पर पहुंच गया। यहाँ तक कि यांग और जू यिमिन भी अपनी महिला साथियों को गले लगाकर संतोष के गीतों पर नाचने लगे थे। झांग हुई और चेन ताओ के चेहरे लाल लिपस्टिक के कई निशानों से ढके हुए थे, जिससे वे बेहद खुश थे। धड़ाम! तभी अचानक निजी कमरे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया, जिससे सभी चौंक गए। युवा स्वामी लिंगलिंग ड्यूटी पर है। यह नियमों के अनुसार नहीं है। भाड़ में जाओ, नियम।
मैं ही नियम हूँ। एक जोरदार धमाके के साथ मैनेजर वांग, जो यंग मास्टर लिन और उनके समूह को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लात मारकर दूर जा गिरे और दर्द से कराह उठे। उसी क्षण संतोष के बगल में बैठी महिला साथी भी तनाव में आ गई। उनके चेहरे पर अस्वाभाविकता और डर साफ झलक रहा था। वह वही लिंगलिंग थी जिनका जिक्र मैनेजर वांग ने अभी किया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह मेरी पकड़ से बच निकलोगी? यंग मास्टर लिन ने भार्गव और कमरे में मौजूद बाकी लोगों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और सीधे लिंगलिंग की ओर बढ़ गए। यंग मास्टर लिन, कृपया मुझे जाने दीजिए। मैं तो सिर्फ मेहमानों के साथ बैठने के लिए ही जाती हूँ, बाहर घूमने के लिए नहीं। दरअसल यंग मास्टर लिन को लिंगलिंग नाम की इस खूबसूरत महिला से बहुत पहले ही लगाव हो गया था और उन्होंने कई बार उसे बाहर ले जाकर उसके साथ समय बिताने की कोशिश की थी। लेकिन हर कोई बाहर नहीं जाता। उनमें से कई परिवार की गरीबी या अन्य मजबूरी के कारण इस पेशे में आ जाती हैं, क्योंकि इससे जल्दी पैसा मिल जाता है। इसलिए जब तक बहुत मजबूरी न हो, ये लोग मेहमानों के साथ सिर्फ ड्रिंक्स और बैठने के लिए ही जाते थे और रात में बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। संयोग से लिंगलिंग भी बिल्कुल ऐसी ही थी, लेकिन यंग मास्टर लिन को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। कई बार विनम्रता से समझाने के बाद जब उन्होंने देखा कि लिंगलिंग सहयोग नहीं कर रही है, तो पिछली रात की बुकिंग के बाद उन्होंने उसे कड़ी धमकी दी। अगर वह बाहर नहीं गई तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। लिंगलिंग अनिच्छा से मान गई, लेकिन फिर उसने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है और यंग मास्टर लिन को छोड़कर भाग गई। उसने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा वह मैनेजर को बता सकती है कि अगर यंग मास्टर लिन आए तो वह उपलब्ध नहीं होगी और उनकी बुकिंग रद्द कर देगी। असल में हेवन एंड अर्थ रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब का काफ़ी दबदबा था और आम लोग वहां हंगामा करने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा क्लब खोलने वाले हर व्यक्ति का आमतौर पर कोई न कोई बैकग्राउंड होता है। इसके अलावा क्लब का मालिक उन्हें कभी भी ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता था जो वे नहीं करना चाहते थे। ये सब स्वैच्छिक था, इसलिए लिंगलिंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हैरानी की बात यह थी कि आज यंग मास्टर लिन को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। कल धोखा मिलने के बाद वह आज फिर उसे ढूंढने आया। ये सुनकर कि लिंगलिंग पहले से ही बुक है, वह बेकाबू होकर अंदर घुस आया और बहुत अकड़ दिखाने लगा। इसी वजह से अभी अभी यह सब हुआ। भार्गव और बाकी लोग स्थिति को समझ गए और भौहें चढ़ा लीं। संतोष तो और भी गुस्से में था। दिन में एक लालची औरत से सामना होने के बाद वह पहले से ही नाराज था। उसके भाई उसे खुश करने और आज रात मौज मस्ती करने आए थे, लेकिन उन्हें फिर से यही सब झेलना पड़ा। क्या वह सच में इतना बदनसीब है? इसलिए वह तुरंत भड़क उठा। दफा हो जाओ, ये हमारा निजी कमरा है। क्या तुमने नहीं देखा कि लिंगलिंग अब मेरी साथी है? यंग मास्टर लिन को आते देख संतोष भी सीधे बाहर आ गया और गुस्से से चिल्लाया, गैंगजी, इस बेवकूफ को बाहर निकालो। यंग मास्टर लिन ने संतोष की बात अनसुनी कर दी, अपने पीछे किसी को आवाज़ दी और संतोष को दरकिनार करते हुए लिंगलिंग को पकड़ लिया। धिक्कार है, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये सुनकर संतोष ही नहीं, झांग हुई और बाकी लोग भी भड़क उठे। पल भर में वे आगे बढ़े गैंगजी से भिड़ गए। ये कहना गलत नहीं होगा कि संतोष और उसके दोस्त स्कूल के दिनों में समूह युद्धों में काफ़ी बहादुर थे, लेकिन अब जब उन्होंने लड़ना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी से निपटना आसान नहीं है। 5 लोगों के हमले का सामना करते हुए गैंगजी बिल्कुल बेफिक्र लग रहा था, यहाँ तक कि बड़ी आसानी से वार को रोक भी रहा था। हालांकि 5 को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्हें कोई फायदा भी नहीं हुआ, बल्कि गैंगजी ने अकेले ही उन सबको रोक रखा था। इसी बीच यंग मास्टर लिन लिंगलिंग के पास पहुंच चुके थे और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अरे कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जाकर पता कर ले कि मैं कौन हूँ। यंग मास्टर लिन, निकुल का नित्यानहाव भी मुझे गे कहकर बुलाता था। बस इंतजार कर देख, मैं तुझे कैसे तड़पाऊंगा। जैसे ही वह लिंगलिंग को पकड़ने वाले थे, अचानक एक काली परछाई उनके पास से गुजरी और उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़े। यंग मास्टर, ये देखकर गैंगजी भी घबराकर चिल्लाया, फिर अपनी कमर से एक तेज चाकू निकाला और संतोष और दूसरों पर जोरदार वार करने के लिए तैयार हो गया। भाग जा! लेकिन अचानक उसके कान में एक धीमी गुर्राहट सुनाई दी और इससे पहले कि वह देख पाता कि कौन है, उसे भी लात मारकर दूर फेंक दिया गया। ये देखकर यंग मास्टर लिन के साथ आए सभी लोग हक्का बक्का रह गए। पलक झपकते ही यंग मास्टर लिन और गैंगजी दोनों को लात मारकर दूर फेंक दिया गया। खासकर गैंगजी, जो लात लगने से बेहोश हो गया था और तेज चाकू पकड़े हुए उसका हाथ अजीब तरह से मुड़ गया था। स्पष्ट था कि उसका हाथ अपाहिज था। अपने भाइयों को चाकू से धमकाने की हिम्मत करने वाले भार्गव स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं हटते। कमीने, तू कौन है? तू मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करता है? क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? युवा स्वामी लिन उठने के लिए संघर्ष करते हुए बेहोश पड़े गैंगजी की ओर देखा और गुस्से से दहाड़ा। हालांकि उसकी आंखों में डर की एक झलक थी, लेकिन उसके पुराने अहंकार और दबंग स्वभाव ने उसे तुरंत अपना संयम खोने पर मजबूर कर दिया। मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है।
हमारे मालिक का अपमान करने की हिम्मत करने वाले, तू मरने के लायक है। आदमियों, इन्हें बाहर निकालो। जैसे ही यंग मास्टर लिन की आवाज़ बंद हुई, उनके पीछे से एक दबंग आवाज़ सुनाई दी। आने वाला व्यक्ति हेवन एंड अर्थ रॉयल एंटरटेनमेंट क्लब का महाप्रबंधक हाओ यूलिन था। बॉस, मुझे देर हो गई है। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।